हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बड़ी अच्छे से मेहनत चल रही है। और हमारा आखिरी टॉपिक रह गया जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण के मुद्दे। तो अब ये टॉपिक आज हम शुरू करेंगे और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले, कोई एलियन अगर पृथ्वी को बाहर से देख रहा है तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन। अगर कोई एलियन बाहर से पृथ्वी को देख रहा है तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, वो क्या क्या देखेगा। एक तो पृथ्वी दूसरे ग्रहों के हिसाब से अलग दिखाई दे रही है, उसका नीला सा रंग दिखाई दे रहा है। हाँ। और दूसरा, वो देखेगा कि भाई यहाँ तो बहुत सारी विविधताएं हैं। क्या है? विविधताएं हैं बहुत सारी। समझ आया? क्या देखेगा? वो देखेगा कि यहाँ बहुत सारे मछलियाँ हैं, लगभग 2000 स्पीशीज। बीटल है, इनकी लगभग 3 लाख स्पीशीज। मछलियों की 28,000 स्पीशीज। और ऑर्किड की नियर अबाउट 20,000 स्पीशीज। अच्छा, आम आदमी इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब अगर आप किसी कॉमन मैन से पूछ बताओ तो उसके लिए तो सब चीटी चीटी है। लेकिन हमारे लिए जब हम बॉटनी पढ़ते हैं, हम जूलॉजी बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो स्पीशीज अलग अलग होती है कि भाई ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो इतनी सारी विविधताएं जब वो यहाँ देखेगा तो उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। और वो क्वेश्चन क्या है कि ऐसी विविधता का महत्व क्या है, कि इतनी विविधताएं हैं तो इनका कोई ना कोई महत्व होगा, तभी तो ये विविधताएं बनी हुई हैं। तो सबसे पहली, इतनी सारी प्रजातियां क्यों हैं, पहला क्वेश्चन, है ना। क्या ऐसा महान विविधता पूरे पृथ्वी के इतिहास में मौजूद रही है, इतनी बड़ी विविधता पहले से मौजूद रही है या कुछ समय से ही बनी है। या ये विविधीकरण जो जो विविधीकरण हुआ है, डिफरेंशिएशन आया है, वो कैसे आया है। यह विविधता जीव मंडल के लिए कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। यदि विविधता बहुत कम होती तो क्या यह अलग तरह से कार्य करती। और जीवन की विविधता से मनुष्य कैसे लाभान्वित होते हैं। ये कुछ प्रश्न तुरंत दिमाग में आते हैं जब किसी आम आदमी को अगर हम ये बात जाकर बताएं। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं और हमें यहां पर इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान देना है। पहला, सबसे शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता का क्या तात्पर्य है। तो जैव संगठन के सभी स्तरों पर संयुक्त विविधता, यानी कि कोई भी स्तर आप ले लीजिए, कोई भी, जैसा हमने किस में पढ़ा था, इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर। तो कोई भी स्तर आप ले लो, उस पर आपको विविधता देखने को, यानी कि समुदाय मिलेंगे, समुदाय में बहुत प्रकार की जनसंख्या, स्पीशीज मिले। ठीक है। तो अब उसे हम समझने की कोशिश, जैसे आनुवांशिक। तो किसी प्रजाति के आनुवांशिक मेकअप में आनुवांशिक विशेषताओं का कुल संख्या, जो भी हमने कोई प्रजाति ले ली और उस प्रजाति में जो भी आनुवांशिक संख्या है कि कितने जीन हैं, उनके कितने एलील हैं, वो सब देखा जाए। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में लगभग 30,000 जीन है। एलील, एलील बहुत ज्यादा। कितने होंगे कि साहब 60,000? नहीं, वो 60,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल एलील भी तो नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत सारे एलील देखने को है। ठीक है। उन सब को आनुवांशिक विविधता कहते हैं, कि मनुष्य में किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का कैसा है, तो विविधता आ गई या नहीं आ गई। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिए हैं, जैसे राउफोलिया मेटेरिया हिमालय रेंज में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। रेस्पेरियन एक्टिव केमिकल है इनके अंदर, जो बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाता है उसकी पोटेंसी में। अब सांप ही ले लो यार, मान लो कोबरा ही सांप है, तो कोबरा, सभी कोबरा के जो जहर है उसकी पोटेंसी में एक जैसा होगा या अंतर आएगा? कुछ ना कुछ अंतर तो रहेगा, है ना। 50,000 जेनेटिकल डिफरेंट स्ट्रेन है किसके? चावल के। इतनी इतनी अलग अलग स्ट्रेन वैरायटी है। ठीक है। और 1,000 आम की। सोचो कितनी विविधताएं हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक। अगली आती है प्रजाति के स्तर। पहले तो एक ही जाति में विविधता की हम बात कर रहे हैं, कि एक ही जाति के अंदर जो विविधताएं देखने को मिल रही है आनुवांशिक रूप। और अब हम बात कर रहे हैं प्रजाति विविधता, किसके स्तर पर, मतलब प्रजातियों में। अब एक प्रजाति कहाँ है? पश्चिम घाट पर। एक कहाँ है? पूर्वी घाट पर। तो वहां पर क्या अंतर देखने को मिलता है इन जातियों का, उसे देख लेते हैं। तो पश्चिम घाट में अगर देखें, पश्चिम और पूर्वी घाट समझते हो, जैसे ये भारत है, यहाँ श्रीलंका है ना। तो इधर वाला ये पूर्व है और ये पश्चिम।
क्या है? पश्चिम। इधर पश्चिम है, इधर पूर्व। ये पश्चिम घाट हो गए, ये पूर्वी। ठीक। तो अधिक उभयचर प्राणी की विविधता मिलेगी। पश्चिम घाट पर उभयचर अधिक मिलेंगे, जबकि पूर्वी घाट की तरफ अगर हम देखें, ये बंगाल की खाड़ी है, पे ऑफ बंगाल यहां पर, तो यहां उभयचर कम दिखाई देंगे। तो विविधता में अंतर आ गया। पारिस्थितिकी की विविधता की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर भारत में रेगिस्तान, आप देखो, पारिस्थितिक देखो, रेगिस्तान है, बहुत ठंडी जगह है, बहुत गर्म जगह है, कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ठंडी और बहुत गर्म भी होती हैं, और कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनमें वर्ष भर एक जैसा तापमान। तो वही चीज यहां पर समझाई गई है कि पारिस्थितिक स्तर पर भारत में रेगिस्तान है, कोरल रीफ, वर्षावन, मैनग्रोव, आर्द्र भूमि, ये सब है। ठीक है। तो किस स्तर से अभी यहां पर प्रजातियों का हनन चल रहा है, ह्रास चल रहा है, हम लगे हुए हैं उन्हें बर्बाद करने में। अगर ऐसे ही चलता रहे तो 2 शताब्दी में सब कुछ ठन गोपाल कर दें, सब खत्म कर दें। ये सच्चाई है। चलिए, यहां पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार की विविधता समझाई गई है, जैसे अल्फा विविधता, अल्फा डायवर्सिटी, बीटा और गामा। अब अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर मैं यहां पर दिखाऊं आप लोगों को, तो अल्फा, अब ये देखो, ये अल्फा है, इसमें मतलब एक पादप कम्युनिटी है, उसमें जो कुछ है वो यही है। ये एक ही प्रकार के मुझे पेड़ यहां दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही जाति हो गई। तो अल्फा डाइवर्सिटी, और उनके बीच में जो आनुवांशिक विविधता है, अल्फा। लेकिन यहां अगर देखें तो अलग अलग प्रकार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये किस स्तर पर चले गए? हम प्रजाति के स्तर पर चले गए। तो ये कहलाता है बीटा डाइवर्सिटी। और अब यहां पर देखें, इस पूरे को यहां से अगर देखने की कोशिश करें तो देखो, एक ही जाति के जीवों के बीच में विविधता, अलग अलग जाति के जीवों के बीच में विविधता, अलग अलग जाति के, फिर उसमें पारिस्थितिक विविधताएं आ गई। तो इसे पूरे को क्या कहते हैं? गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। गामा डाइवर्सिटी कहलाता है। तो अल्फा विविधता, अल्फा सूचकांक या भीतर समुदाय, समुदाय के अंदर जो होता है, किसी दिए गए समुदाय या आवास में प्रजाति विविधता, अल्फा विविधता कहलाती है। प्रजातियों की समृद्धि और समानता पर निर्भर करती है। जो समृद्धि होगी वो उनकी समानता पर, मतलब वो एक दूसरे के साथ कितना समायोजन बना पा रहे हैं। और एक ही समुदाय के सदस्यों के बीच बहुत सारी प्रतिस्पर्धा, समायोजन और अंतर्बंध होते हैं, तय नहीं होते। विविधताएं सीमित हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो सकती हैं, एक लिमिट पर जाकर खत्म हो जाएंगी। अगर दो मनुष्य आपके सामने खड़े हो जाएं और आप उनमें डिफरेंशिएट करना शुरू करें, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि अब उसके बाद आप उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते। इसके बाद बीटा विविधता की बात करते हैं जी, इसे शून्य सूचकांक कहते हैं। सामुदायिक विविधता के बीच जो होता है, कई समुदायों में दिखाई देती है, अलग अलग समुदाय हैं, पादप है, जंतु हैं, पादप में भी फिर अलग अलग हो गए। प्रजातियों की प्रतिस्थापना के कारण बनती है। एक प्रजाति यहां से वहां चली गई, एक वहां से यहां आ गई, तो विविधता बन गई या नहीं बन गई? मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र का आदमी बिहार में आकर रहने लगे, बिहार वाला पहाड़ नेपाल चला जाए, नेपाल वाला वहां चले जाए, तो विविधता बननी शुरू हो गई, नहीं हो गई? आनुवांशिक रूप। लेकिन आप अपने साथ अपना कुत्ता भी ले जाए, यहाँ का देसी कुत्ता नेपाल ले गए, नेपाल का पहाड़ी कुत्ता यहाँ ले आए, तो विविधता बननी शुरू हो गई। विभिन्न सूक्ष्म आवासों के और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतर की उपस्थिति के कारण बीटा विविधता कैसे बनती है? अब देखो, आवास बदल गए, है ना, चीजें बदलना शुरू हो गई, जब इकोसिस्टम में आप फैलना शुरू हुए, तो ये उसकी वजह से बनती है। गामा विविधता या वायु सूचकांक विविधता का कुल परिदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र में। अब अलग अलग पारितंत्र की बात कर रहे हैं, अलग अलग पारितंत्र हैं। एक पारितंत्र तालाब हो गया। आपने कभी बचपन में, अगर याद हो, तो हम सीनरी बनाते, याद आया? उस सीनरी को याद करो कि उसमें आपने पहाड़ बनाए, और पहाड़ों के नीचे ऐसे एक पेड़ों की लाइन बनाई, वो पानी में ऐसे दिख रही है। और यहाँ आपने जल बनाया, यहाँ आपने एक पुल बनाया, उस पुल के नीचे से यहाँ पर क्या है, जल इधर की ओर निकलता हुआ दिखा रहे हैं, है ना, ये यहाँ पुल बन गया। इस पुल के यहाँ पेड़ दिखा रहे हो, फिर ऐसे बनाते थे ना। अब आप सोचो, ये गामा डाइवर्सिटी,
कैसे? अब देखो, एक इकोसिस्टम यहाँ है, एक इकोसिस्टम पहाड़ के ऊपर, एक उसके आधार पर, एक ये पेड़ों की लाइन नदी के पास, एक नदी का इकोसिस्टम हो गया, एक इस वृक्ष का इकोसिस्टम हो गया, ये इस नदी का अलग। सोचो कितने सारे इकोसिस्टम है। तो ये जो विविधताएं हैं, इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? गामा विविधता कहा जाता है। तो पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं और भारत में कितनी प्रजातियां हैं, जब हम विविधता पे आई गए हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो आईयूसीएन आईयूसीएन 2004 ज्ञात प्रजातियों की जो संख्या वो बताता है, वो कहता है 1.5 मिलियन। कितनी बोली? कि 1.5 मिलियन प्रजातियां उपस्थित है। टेक्सोनोमिस्ट इस संख्या को थोड़ा ज्यादा मानते हैं। और विज्ञान के लिए जो ज्ञात है अभी तक, जैसे उच्च पादप की लगभग 2,70,000 और 53,240, और कीट की सबसे ज्यादा है। कीट की सबसे ज्यादा है, ठीक है, लगभग 10,25,000 है। 72,000 कवक की हैं, मॉलस्क की 70,000 है, ठीक है। शैवाल 40,000, क्रस्टेशियंस 43,000, प्रोटोजोवन 40, निमेटोड 25, बैक्टीरिया 4,000, वायरस की 1,550, और कुल मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 1.75 मिलियन। ये टोटल इतनी प्रजातियां अब तक हमें ज्ञात हैं। भारत में ज्ञात प्रजातियों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 1,42,000 प्रजातियां हैं, जो कुल प्रजातियों का 8.1% है। जबकि भारत की अगर भूमि क्षेत्रफल का हिसाब लगाया जाए तो जितना इस दुनिया में क्षेत्रफल है, उन सब का कितना है? 0.24। तो उस हिसाब से विविधताएं बहुत ज्यादा। पौधों की संख्या अगर भारत में देखी जाए, प्रजातियों की लगभग 45,000, और जंतुओं की अगर देखी जाए तो लगभग 90,000 प्रजातियां भारत में मिलती। भारत दुनिया के 12 मेगा डायवर्सिटी वाले क्षेत्र में से एक है। यानी कि हम कहें दुनिया में भाई ये मेगा डायवर्सिटी है, सबसे ज्यादा विविधता यहां मिलती है, तो उनमें से एक स्थान भारत का भी आता है। वैज्ञानिकों की गणना की है, क्या की है, कि दुनिया में प्रजातियों की कुल संख्या कहीं भी 5 से 50 मिलियन के बीच, कहीं भी। या तो 5 मिलियन, 5 मिलियन मिनिमम है, और मैक्सिमम 50 मिलियन तक जा सकते। तो रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन बोला है, वो उनका आकलन है। वो कहते हैं कि जिसमें, मतलब ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पर 7 मिलियन प्रजातियां हैं, ऐसा वो मानते हैं। और उन्होंने कहा जिसमें से 70% क्या है? जंतु, और पौधे केवल 22%। लेकिन यहां पर ध्यान दें इस बात पर, केवल वर्तमान अनुमान 10 में से 8 जंतु हैं, यहां 80% जंतु, जबकि ये 70% कह रहे हैं। लेकिन अभी 8% जंतु हमें पता है, ठीक है। 10 में से 8 जंतु हो गए, बाकी 2% में प्लांट आते हैं। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी एंड स्पीशीज 2000 नाम है, एक समिति का नाम है, जो ये कहती है कि प्रतिवर्ष जो पता करती है कि कितनी नई जातियां आई, कौन सी आई, क्या करना है उनका। तो लगभग 15,000 नई जातियां जुड़ जाती हैं हर वर्ष। 15,000 नई जातियां जोड़ दी जाती, यानी कि हर साल पृथ्वी पे हम इतनी नई जातियां खोज रहे हैं। इतनी नई जातियां खोज रहे हैं, आप समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है। इसके बाद ये यहां पर एक डायग्राम है, जो आपकी किताब का डायग्राम है, उसमें इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा संख्या कीटों की, के बाद कुछ और एनिमल ग्रुप हैं, कस्टेंस और मोलस्क हैं। दूसरी तरफ आते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा फिशेज हैं, मछलियां हैं, ठीक है। बाकी मैमल्स, एम्फीबियंस लगभग बराबर हैं। चिड़िया और रेप्टाइल्स, चिड़िया थोड़ी ज्यादा है, रेप्टाइल्स थोड़े से कम है। अच्छा, प्लांट्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? एंजियोस्पर्म, और उससे कम फंजाई, और बाकी जो बचा उसमें सब आ गए। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र या भारत की अगर जैव विविधता की हम बात करें तो गिन लो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है या नहीं है? इतने बड़े बड़े हमारे पास विविधता के अलग अलग क्षेत्र हैं। ट्रांस हिमालय, हिमालय, रेगिस्तान, अर्ध शुष्क जगहें जो हैं, पश्चिमी घाट, है ना, डेक्कन आइलैंड, गंगा का मैदान है, उत्तर पूर्व, और तट और द्वीप, ये सब है। और ये हमें ऐसे दिखाई, यहां पर अगर आप देखें तो जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है, ट्रांस हिमालय कहाँ है? ये रहा, ये ट्रांस हिमालय हो गया पूरा। इधर ये जम्मू
वाला जो ज्यादातर क्षेत्र है, ये पूरा क्या है, ये ट्रांस हिमालय। ठीक है। इसके बाद हिमालय की बात करते हैं कि भाई हिमालय कहाँ पर है। हिमालय को ये माना गया है कि ये यहां से ऐसे, ये हिमालय वाली जगह मानी गई। ठीक है, ये रहा यहां पर। और सॉरी, ये हिमालय नहीं, ये गैंगटिक प्लेन, गंगा का मैदान है। ये उत्तर प्रदेश हो गया ना, यहाँ से उत्तर प्रदेश बिहार तक, और इधर की तरफ ये वाला क्षेत्र, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र माना जाता है। इसमें एक तरफ जमुना है, इलाहाबाद तक, एक तरफ गंगा, और आगे दोनों जुड़ जाती हैं और पटना के पास से होते हुए उधर बंगाल तक जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये पूरा गंगा का मैदान है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हिमालय की। हिमालय कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, तो हिमालय ये वाला हिस्सा हो गया, ट्रांस हिमालय के नीचे वाला का जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, और कुछ हिस्सा ये यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आ गया ये। तो ये क्या है, ये अपना हिमालय। ठीक है, ये यहाँ पर ये पूरा हिमालय है। इसके बाद सेमी एरिड की अगर बात करें, सेमी एरिड कहाँ कहाँ पर देखने को, सेमी एरिड मतलब कुछ शुष्क है कुछ गीला है ऐसे वाला हिस्सा, तो वो ये पंजाब का कुछ हिस्सा, यूपी का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, राजस्थान का है, कुछ गुजरात का है, और कुछ एमपी का हिस्सा, ये पूरा है। इसके बाद वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की अगर बात करें, तो पश्चिमी घाट यहाँ देखने को, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा, ये पश्चिमी। अच्छा, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, डेक्कन की बात करते हैं। ये पूरा भैया पठार वाला एरिया, ये पूरा पठार का यहाँ से, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब पठार है। मतलब मैं आपसे बताऊं कि जैसे राजस्थान में, जैसे ही अपन कोटा पहुंचते हैं और कोटा से दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो पूरा पठार शुरू होता है, और फिर जैसे जैसे आप एमपी की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरा पठार है। यहाँ यूपी से जब आप एंटर होते हैं एमपी में, ठीक है, झांसी से आगे आगे जब निकलते हैं, उससे आगे भी ये पठार शुरू होता है, और पूरा ये साउथ तक चला जाता है, उधर कन्याकुमारी। ठीक। इसके बाद डेक्कन हो गया, गैंगटिक प्लेन हो गया। अब कोस्टल रीजन, कोस्ट कोस्ट कौन से, जो ये पूर्वी क्षेत्र में जो ये वाला एरिया, ये कोस्टल एरिया है। नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है यहाँ, ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट में, ये आसाम वगैरह सब आ जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट। और ये जितने मैं यहाँ रंग भर रहा हूँ ना, इनकी वातावरण दशाओं में भी भिन्नता देखने को है। सब वातावरण दशाएं एक जैसी नहीं, और उन्हीं वातावरण दशाओं का, यानी कि वर्षा कितनी होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, वहां के जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसी प्रकार से वहां की विविधता देखने को मिलेगी। और उसके बाद क्या बचा, अच्छा डेजर्ट रह गया भाई, अपना रेगिस्तान रह गया है, वो भी ले लेते हैं। तो रेगिस्तान वाला क्षेत्र ये पूरा भैया राजस्थान, और इसमें कुछ हिस्सा गुजरात का भी आता है। ठीक है। और बाकी आइलैंड, आइलैंड में क्या है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, सॉरी, जो ये अपने इधर अंडमान निकोबार है, ये उसमें आते हैं कोस्टल एरिया में, जो कोस्टल एरिया है। और जो ये अंडमान निकोबार है, फिर ये आइलैंड में अलग से आते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 बड़े मेगा डाइवर्सिटी देखने। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ की वेजिटेशन में और यहाँ की हर जगह में टेम्परेचर का, वर्षा का प्रभाव आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसके बाद जैव विविधता का सृजन कैसे बना, तो राइस कहते हैं अधिक परेशानी, असुविधा और विविधता में विविधता, अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती, यानी कि जितनी ज्यादा चीजें, टेम्परेचर बदलेगा, जितनी क्या नाम, बारिश कम या ज्यादा होगी, उस हिसाब से विविधताएं बढ़ जाती। ठीक है, राइस ऐसा मानते हैं।
जैव विविधता के पैटर्न को अगर हम देखें तो वो किस प्रकार से बदलता है। तो अक्षांशीय और ऊंचाई वाले ढाल, अर्ध शुष्क और जलीय आवास की जैव विविधता, है ना, छोटी जैव विविधता होगी। तो यानी कि अगर आप अक्षांश या ऊंचाई वाले ढलान पे देखें या ध्रुव पर देखें तो वहां पर जैव विविधता कम मिलेगी। और 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में उष्ण कटिबंध में अधिकतम मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन वगैरह ज्यादा मिलेंगे। यहाँ एक ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको एक बात यहाँ देखने से ही स्पष्ट होगी, और वो क्या है कि यहाँ पर हमने दे दिया है नंबर ऑफ आंट स्पीशीज, चींटियों की प्रजाति की संख्या 50, और यहाँ हम नॉर्दर्न लेटीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि जीरो अक्षांश से, इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से हम पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ना शुरू हुए वैसे 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 नंबर ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की संख्या घटती चली, दिखाई दे रहा है इधर की तरफ घटते हुए। तो इसका मतलब ये जो अक्षांश है, यानी कि लैटिट्यूड एल्टीट्यूड है, ये डिसाइड करते हैं पृथ्वी की गोलाई और पृथ्वी पर पहाड़ का ऊंचाई होना या नीचा होना। ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि कहां पर किस प्रकार की विविधता देखने को मिलेगी। संवहन प्रजातियां, वेस्कुलर प्लांट जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें पानी ले जाने के लिए, भोजन ले जाने के लिए जाइलम फ्लोएम होता है, उनकी अगर संख्या की बात करें कि कहां पर किस प्रकार के पौधे ज्यादा मिलेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर 118 से 236 पर 0.1 हेक्टर में क्या मिलते हैं, संवहन उद्भिदीय पादप मिलते हैं। समशीतोष्ण में 21 से 8 प्रजातियां मिलती हैं, और आर्कटिक में घटकर केवल 10 रह गई, 0 से 10। यानी कि ये भी वही देखने को मिल रहा है कि जहां बारिश, जहां गर्मी ज्यादा है वहां ज्यादा है, जैसे जैसे सर्दी की तरफ बढ़े तो खत्म। अगर चिड़ियाओं की जाति की बात करें, स्पीशीज की बात करें, तो कोलंबिया में जो लगभग 12 डिग्री नॉर्थ में है, 12 डिग्री नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, बीच में क्या हो गया, 0 डिग्री पर इक्वेटर। तो यहां से हम किसकी तरफ बढ़े, 12 डिग्री बढ़ गए नॉर्थ, ठीक है। तो 1400 स्पीशीज है। लेकिन जब हम 41 डिग्री पर पहुंचे तो स्पीशीज घट गई, और 71 पर पहुंचे तो स्पीशीज और घट गई, केवल 56 रह गए। इंडिया का जो है वो कितना है, वो लगभग 29.59 है ना, इंडिया यहाँ कहीं पड़ता है, तो यहाँ, तो उसमें आप देखें कितनी स्पीशीज है, लगभग 1200 चिड़िया की प्रजातियां देखने को। तो यहां भी यही बात स्पष्ट हो रही है। दक्षिण अमेरिका का अमेजोन वर्षावन की अगर हम बात करें, हाँ वर्षावन, और वर्षावन मैंने क्या कहा था, ज्यादातर जो वर्षावन है वो सब कहाँ, भूमध्य रेखा पर ही उपस्थित। तो पौधों की लगभग 40,000 प्रजातियां हैं, मछलियों की 3,000 हैं, पक्षियों की 1300 हैं, स्तनधारी 427 हैं, उभयचर 427, सरीसृप 378, आकशेरुक 1,25,000 से अधिक है। तो इतनी सारी विविधताएं हैं। विविधता बनना और विविधता का बने रहना, दोनों बात में अंतर है, समझिए। मैंने क्या कहा, विविधता का बनना और विविधता का बने रहना। पहले तो बना कैसे, तो बना कि जैसे टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन हुआ, तो उसके चलते विविधताएं बढ़ गई। फिर जब वो सारी विविधताएं एक साथ रहने लगी और वहां के बदलाव खत्म हो गए, तो वो बनी रही निरंतर। समझ आ गया। जैसे ये भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर एक जैसा रहता है, पानी एक जैसा रहता है, तो वहां विविधता हमेशा से आसानी से बनी हुई। इसके बाद प्रजातियों की विविधता में कमी और अधिक मौसमी परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। जैसे एक लैप्स तापमान होता है, लैप्स टेम्परेचर बोलते हैं, और वो क्या कहता है कि 1 किलोमीटर के लिए या ऊंचाई के लिए, 1,000 मीटर ऊंचाई के लिए, कितनी, 1,000 मीटर ऊंचाई के लिए 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता। मतलब मतलब ये प्लेन है, ये समुद्री तल है, और यहां से ये पहाड़ है। इस पहाड़ पर अगर आप 1,000 मीटर ऊपर चढ़ गए, फिर यहाँ 2,000, फिर 3,000 मीटर, जो भी है ऐसे चढ़ते जा रहे हैं, तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे
तो कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस, फिर 6.5, इतना कम होता चला जाएगा ऊपर। ठीक है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे ये पोल हो गए, यहां से आप कितना चले 10 डिग्री, और यहां से कितने चले 10 डिग्री, चाहे इधर चले चाहे इधर, तो भी टेम्परेचर में कितनी गिरावट होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च विविधता के लिए क्या परिकल्पना है, क्या मानी जाती है? समशीतोष्ण क्षेत्र की बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठंडे जो वन होते हैं, अतीत में बार बार हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन मतलब हिमाच्छादन, बर्फ पड़ी फिर हट गई, फिर पड़ी फिर हट गई, तो अधिकांश जो प्रजातियां हैं उन्हें मार दिया गया। अब वो नहीं झेल पाई उसे, तो वो खत्म हो गई। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या हुआ कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई और निरंतरता, मैंने क्या कहा, बनना और फिर बने रहना। अब कहीं मान लीजिए, इस बात को समझिए, अब मैं दोनों चीजें नए तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक ने अपना घर रेलवे लाइन के पास में बनाया और एक ने अपना घर कहीं दूर बनाया, गंगा के पास में जो कॉलोनी है वहां बना लिया। तो किसके घर में दरारें जल्दी दिखाई देंगी? यहाँ जो ट्रेन के पास है, रोज निकल रही है ट्रेन, जब घर बना रहे थे तो किसी तरह बन गया, लेकिन जब लगातार बदलाव आएंगे, लगातार 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 पृथ्वी हिलेगी तो दरारें दिखनी शुरू। समझ आ गया? लेकिन जिसने अपना घर थोड़ा दूर बनाया है, अब वहां शुरू में जो हड़कंप होना था हो चुका, लेकिन अब वहां कुछ नहीं है, तो वो घर हम खड़ा रहेगा। वही कंडीशन यहां पर है कि जहां एक बार इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी, विविधता बन गई, लेकिन उसके बाद लगातार बदलाव हो रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं, तो कम होती चली। लेकिन जहां पर ये बदलाव कम है, वहां पर स्पीशीज या जो जातियां हैं वो खूब फलती फूलती हैं और आज तक। ठीक है। तो निरंतर अनुकूल वातावरण उष्णकटिबंधीय जीवों को अधिक विशिष्ट विशेषज्ञता हासिल करने के लिए और विविधता बढ़ाने में मदद कर, बना रहे, बस खराब ना हो कुछ भी। आगे, प्रजाति अक्षेत्र संबंध। ठीक है। यानी कि प्रजाति का और अक्षेत्र का आपस में क्या संबंध? अक्षेत्रफल मतलब कहीं कोई प्रजाति है, हम एक जगह दे दी भाई आपने, यहां इन दोनों का आपस में संबंध। तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने इसमें एक बात बताई, एक जर्मन प्राकृतिकवादी थे, भूगोलवादी थे। तो उन्होंने क्या कहा, दक्षिणी अमेरिका के अमेरिका के जंगल हैं, उन जंगलों की उन्होंने खोज की और उसका पूरा साइंटिफिकली एनालिसिस, और उन्होंने क्या देखा कि एक क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की समृद्धि बढ़ते 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 क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है। यानी कि क्षेत्रफल छोटा है तो जातियों की जो समृद्धि है वो कम है, बड़ा होगा तो इसका मतलब इस क्षेत्रफल में ये भी बढ़ेंगी, फिर और बढ़ जाएंगी क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो गया। लेकिन एक निश्चित समय तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, सीमित हो जाए, के बाद धीरे धीरे बढ़ना बंद हो जाए। समझ आया? तो इस लाइन पे ध्यान दें, एक क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की समृद्धि बढ़ते क्षेत्र के साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। उसके बाद कितना भी क्षेत्रफल बढ़ाओ, उसके बाद वहां स्पीशीज नहीं बढ़ेगी। और ये ग्राफ, अब ये ग्राफ क्या कहता है? ये स्पीशीज रिचनेस, मतलब अधिकता दिखा रहे हैं स्पीशीज, और ये एरिया, हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि लगातार लगातार स्पीशीज की यहां तक तो बढ़ी, ये देखो यहां से यहां तक तो बढ़ी, और इसके बाद क्या हो गया कि लगातार घटती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद वो स्टेशनरी। तो कर्व बन गया नहीं बन गया? तो S इज इक्वल टू सी ए जेड। अब ये क्या है, इसे ऐसा क्यों लिखा गया? अगर इसी चीज को मैं एक सीधी लाइन में दिखाऊं तो मुझे ये दिखाई देगा। ये कैसे दिखाई? तो कैसे दिखाई? यहां पर हो क्या रहा है, ये प्रजाति समृद्धि और क्षेत्र के बीच जब हम संबंध को देख रहे हैं, तो संबंध करो कि एक विस्तृत विविधता के लिए आयताकार अति परवलय निकाला लघु गुणीय पैमाने पर यह एक सीधी रेखा होगी।
यानी कि जब हम इसे लॉग में देखेंगे तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ये एक फॉर्मूला बना दिया हम जब हम उसे सीधी रेखा में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो रेखा थोड़ी बहुत इधर उधर टिल्ट होगी। एस क्या है? स्पीशीज रिचनेस है, कि स्पीशीज यानी कि जातियों के प्रकार कितने हैं। जेड क्या है? स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कॉफिशिएंट जिसे कहते हैं। और सी क्या है? वाई का इंटरसेप्ट है। और ए क्या है? एरिया। तो सीधा सीधा ये लगाएंगे, तो यानी कि जो ऐसे हमने रेखा बनाई, अगर इस फॉर्मूले से उस रेखा को बनाए तो वो सीधी दिखाई देगी, लेकिन ये दोनों मिलेंगे एक पॉइंट पर। ये रेखा यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, लेकिन ये यहीं क्यों आई? क्योंकि हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, उस हिसाब से रेखा यहां मिली। ऐसे बढ़ती जा। प्रतिगमन गुणांक। प्रतिगमन गुणनांक का मतलब क्या है? रेखा का ढलान या जेड का मान। तो टेक्सोनोमिक समूह या क्षेत्र के लिए ये जो गुणांक हम निकालते हैं, जेड का जो मान निकालते हैं, वो कितना आता है? 1.1 से 0.2 के बीच में आता है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ। इसके बाद उदाहरण जैसे ब्रिटेन में पौधे, कैलिफोर्निया में पक्षी या न्यूयॉर्क में मॉलस्क। विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वन जैसे फ्यूजोरस पक्षी स्तनधारी के लिए जेड का मान कितना है? 1.15। तो बदल रहा है, देखो यहाँ उनके लिए कुछ और था, इनके लिए कुछ और आ गया, तो जेड का मान बदलता रहेगा। और बहुत बड़े क्षेत्र के लिए, संपूर्ण महाद्वीप के लिए कितना हो गया? 0.6 से 1.2। समझ आया? तो ये मान बदलता है, यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो एक लेवल तक वो चेंज आएगा, उसके बाद आना बंद हो जाए। भाई पृथ्वी पर जितनी अभी स्पीशीज है, इससे ज्यादा तो बढ़ाई नहीं जा सकती। अब पृथ्वी कितनी भी बड़ी रहे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, एक लेवल तक बढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रजातियों की विविधता का महत्व। अब पारिस्थितिक तंत्र के लिए विविधता का क्या महत्व है? तो सबसे पहली बात, पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करना सबसे पहला काम है। यानी कि जिस पारिस्थितिक तंत्र में जितनी ज्यादा विविधता होगी, वो उतना अधिक स्थायी होगा। उत्पादक के उच्च स्तर को बनाए रखना। भाई उत्पादकता चाहिए नहीं चाहिए, तो उसका हमेशा बने रहना चाहिए। और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के उच्च स्तर को बनाए रखना। अब जिसमें जितनी ज्यादा विविधता, वो पारितंत्र स्वस्थ। क्यों स्वस्थ? अब आप समझिए कि जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उतने ही उत्पादक होंगे। और ये पूरा एक साइकिल चल रही है। या यहाँ से आ रही है, इन सब में जा रही है, यहाँ से हीट के रूप में जो निकलनी थी निकल गई, और न्यूट्रेंट की पूरी एक साइकिल कंप्लीट, यानी कि सब कुछ। अगर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेशो निकालें, अनुपात निकालें, तो जितना ज्यादा विविधता वाला पारितंत्र होगा, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट, जहां पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुकी का, एक आएगा। यानी कि जितना फोटोसिंथेसिस हुआ उतना रेस्पिरेशन, या बैलेंस वन, कम ज्यादा नहीं हो। ठीक है। इसके बाद जैव विविधता क्षति के कारण। तो जैव विविधता की जो क्षति होती है, उसके क्या क्या चार प्रमुख कारण हैं, जिन्हें दुष्ट चौकड़ी कहा जाता है, चार बुराइयां कहा जाता है। सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देना, आवास हानि और विखंडन। आप किसी का घर तोड़ दो उसके पास रहने की। ठीक है। तो यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, हमने उनके रहने की जगह ही खत्म। कहाँ रहेंगे? अपने आप विविधता खत्म हो। ठीक। और विखंडन, विखंडन मतलब हमने तोड़ दिया। अब मान लीजिए यहाँ एक जंगल है, इस जंगल में शेर या कोई भी स्पीशीज रहती है, आपने इसके बीच से रास्ता निकाल, तो ये इधर नहीं आ सकता, ये इधर नहीं जा सकता, तो विखंडन हो गया। अब आप देखो, क्षेत्रफल कम हो गया, तो विविधता अपने आप कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? दोनों अगर क्षेत्रफल कम करेंगे, विखंडन है। या आवास ही खत्म कर दी, है ना, रहने के लिए किसी की जगह खत्म कर दो, तो कहाँ जाएंगे? थोड़े दिन में अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं उनके रहने की। जैसे आपने कई बार न्यूज पढ़ी होगी पेपर में, कि शहर के अंदर घर में चीता घुसा, बाघ घुसा, तेंदुआ घुसा। अरे भाई, वो तुम्हारे घर में नहीं घुसा, तुम उसके घर में घुसे हुए हो। है या नहीं है? वो हमारे घर में नहीं घुस रहे, हम उनके घर में घुस गए। चलिए, अत्यधिक शोषण।
अत्यधिक शोषण कैसे? मतलब हमें अत्यधिक शोषण का सबसे बढ़िया शिकार कर, शौक के लिए शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं बिना बात, कोई जरूरत ही नहीं। तो अत्यधिक शोषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जैसे वो इकॉर्निया है ना, जलकुंभी, भाई जलकुंभी आ गया था इंडिया में, पूरा उधर बंगाल में एकदम अकाल पड़ गया था, उसकी वजह से सब मछलियां मर गई थी, सब पैदावार खत्म हो गई थी। और सह विलुप्तता, यानी कि जहां पर दो जातियां एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए बनी हुई है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, अगर उसके लिए बनी हुई है और उनमें से एक जाति इन किसी कारण से खत्म हो जाए तो दूसरी अपने आप खत्म। अन्य कारक क्या हो सकते हैं? मतलब इसमें गड़बड़ी होना, गिरावट, प्रदूषण, गहन कृषि और वन्य की, यानी कि जो हम कर रहे हैं मैनमेड है, सब कुछ उंगली कर रहे हैं लगातार होने प्रकृति में, तो ये सब उसके कारण हो। पर्यावरण, पर्यावास हानि और विखंडन के कारण, जो विखंडन का कारण है उसका क्या है? तो एक तो भाई लगातार जो ये हम लगे हुए हैं ना जनसंख्या बढ़ाने पर, सबसे बड़ा कारण, उसके बाद ये बढ़ेगी तो शहरीकरण बढ़ेगा, लोगों को रोजगार चाहिए, पैसा बनाना है तो औद्योगिकरण, ठीक है। और जो आर्द्र भूमि थी, वेटलैंड्स थी, वो सब हमने भर दी क्योंकि मकान बनाने हैं या इंडस्ट्री लगानी है। घास के मैदान की, हमने जो मैदान थे खाली, सब में कृषि शुरू कर दी, है ना। पेड़ काटना, जंगल जला दिए हमने कृषि के लिए, औद्योगिक के लिए, शहरों के लिए, और वनस्पति के कुछ क्षेत्र को साफ करना। कभी मौका लगे आप देहरादून जाएं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पिछले 10-15 साल में मैंने FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ता है, जब देहरादून से चक्राता साइड में जाते हैं, तो उससे आगे, मतलब आप यकीन मानिए कि सिलाकुई एक जगह पड़ती है, वहां तक पूरा जंगल ही जंगल था, ये ज्यादा नहीं, 10-15 साल पुरानी बात है, पूरा जंगल था। और आज की स्थिति वहां ये है कि बीच बीच में टुकड़े दिखाई देते हैं जंगल के, और बीच में प्लॉट या इंडस्ट्री बनी, यूनिवर्सिटी बनी। तो हमने क्या किया, तोड़ दिया। अब जो जीव यहाँ रह गया, यहाँ जितने जीव रह गए वो तो खत्म हो जाएंगे, जो नीचे आ गए वो तो खत्म होने ही हो। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ग्रह के फेफड़े कहे जाते, लंग्स, उष्ण वर्षावन है। तो एक बार पृथ्वी के 14% हिस्से में उपस्थित थे, 14% हिस्सा घेरते थे पृथ्वी का, और आज केवल 6% बचे। आप सोचो, कोई आपके फेफड़े का इतना बड़ा हिस्सा हटा दे, सांस ले पाओगे? अभी कोरोना में देख लो ना हाल। और नष्ट की जो दर है वो लगभग लगभग 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर वनों की कटाई कर दी। न्यूजीलैंड के 90% आर्द्र भूमि यूरोपीय बसने वालों ने बिल्कुल नष्ट कर दी, जीरो कर दी, है ही नहीं। आप अपने गांव के आसपास देख लो, अपने इधर उधर देख लो कि पहले जोड़, तालाब, पोखर हुआ करते थे, कितने बचे हैं? तो वो जो जितनी वहां स्पीशीज थी। इसके बाद रेड डाटा बुक शुरू 1963 में, और IUCAN ने किया, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संघ है। और अब इसे क्या कहा जाता है, विश्व संरक्षण संघ, WC। मॉर्गेस स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। इन्होंने एक भाई लिस्ट बनाई, बुक बनाई, जिसमें वो सभी टैक्सा रखे गए जो खत्म होने वाले हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, या आने वाले समय में खत्म हो, उन सब को यहां पर रखा। तो 2000 लाल सूची, जिसमें 18,000 प्रजातियां रखी, जिनमें से 11,096 प्रजातियां बिल्कुल खतरे की सूची है, दुनिया भर में खतरे की सूची है, मतलब भाई साहब बिल्कुल दी एंड पर है। जिनमें से 5,485 जंतुओं की हैं, और लगभग 5,611 पौधे। आई IUCN के लिए 2004 में संकटग्रस्त प्रजातियां जो उन्होंने बताई, वो कितनी बताई? 15,500 टेबल लगे हैं, कर दो भाई वाला समय बता। और ये हम ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा।
हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए? हमें क्या फर्क पड़ता है? आराम से खाएंगे पिएंगे, क्यों? तुम इस प्रकृति का हिस्सा नहीं हो? तुम्हें इस प्रकृति से भोजन नहीं मिलता? तुम्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? सोचो। और तुम जो मल त्याग करते हो, जो कुछ करते हो, उस सब को वापस कौन जोड़ता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो तुम इस प्रकृति से कहां बचोगे? तुम एक चीज ऐसी बता दो, मनुष्य अपने लिए एक चीज ऐसी बताए जो वो प्रकृति से नहीं लेता। हर चीज वो प्रकृति से लेता है। तो संकीर्ण उपयोगितावादी जो हम बन रहे हैं, तो मनुष्य की आवश्यकता जैसे खाना, वसा, तेल, लकड़ी, रेशे, इमारती लकड़ी आदि, औद्योगिक उत्पादन जो भी है, दवाएं हैं, 25% दवाएं ऐसी हैं जो सीधे कहां से प्राप्त होती हैं? पौधों से प्राप्त होती। 25,000 पौधों का उपयोग देसी लोग पारंपरिक दवाओं में, जैसे हमारे घर में होता है भाई, आसपास में ही खड़े रहते हैं। बांसा होता है ना, बांसा एडोथोडा बोलते हैं, खांसी के लिए सबसे बड़ी दवाई है। खूब मिलता था पहले हमारे, मुझे अच्छे से याद है, ब्रह्मी। वो मिलती थी हमारे खेतों के आसपास खड़ी हुई, खत्म हो गई, अब नहीं दिखाई देती, है ना? उसके बाद ये सब चीजें हमें कहां से मिल रही हैं? इसी इकोसिस्टम से, पारितंत्र से है? अच्छा, अब इसे दूसरी तरह से हम देखते हैं। अब एक बात समझ, एक राष्ट्र ऐसा है जिसने अपनी जो ये जैविक विविधताएं खत्म कर दी, एक ने बनाए रखी। तो किसका आने वाले समय में बढ़िया मजबूती के साथ पकड़ बनी रहेगी? उसकी, जिसने अपनी विविधता बचाई हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके पास उपलब्ध। और जिसने खत्म कर दी, बस कुछ नहीं, घंटी बजाओ बैठ के। दीर्घ स्तर पर उपयोगिता, लघु स्तर पर देखिए, दीर्घ पर देखते हैं। अब देखो, सोचो आप, ऑक्सीजन, परागण, और भाई साहब अगर ये परागण ना हो ना, तो शहद खाने को नहीं मिलेगा। तो तुम इस बात को, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लगातार मधुमक्खियों प्रजातियों में गिरावट आ रही है। और अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई, तो आप यकीन मानिए बहुत कुछ विलुप्त। क्योंकि 80% जो कीटों द्वारा परागण होता है, उसका 80% परागण ये। जलवायु विनिमय, बाढ़ और कटाव नियंत्रण, पौष्टिक खाद्य चक्रण जो है, माइक्रोबायल अपशिष्ट उपचार, और जैविक कीट नियंत्रण, ये सारी चीजें क्या हैं? लेवल पे, जो हमें ऐसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन भैया बहुत महत्व। हाँ, एक चीज रह गई भाई, मतलब परागण की अगर हम बात करें, जैसे जो परागण होता है प्रकृति में, चाहे वो खुद से हो, चाहे जीवों द्वारा कराया जाए, है ना? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सबको जोड़ लेते हैं साथ। तो अगर ये काम मनुष्य से कराया जाए, मनुष्य कराए, और उसमें हमने जितनी लेबर लगाई, जो खर्चा लगाया, उसकी लागत लगभग कितनी बैठेगी? 117 अरब डॉलर बैठे एक वर्ष में। 117 अरब डॉलर का काम प्रकृति खुद कर रही है, और उसके बाद आप कह रहे हो कुछ नहीं मिल रहा? नहीं। तो जो वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है पूरा, ये जो ब्रह्म मतलब पृथ्वी है, इसका अगर मूल्यांकन की गणना की जाए, तो प्रति वर्ष 32 ट्रिलियन डॉलर का उत्पादन है। मतलब यहां भी हम पैसे से निकाल रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए अच्छा है। 32 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष, ये इकोसिस्टम हमें बनाकर दे। और हम कितना बनाते हैं? जो हम अपना कह रहे हैं, वैसे हमारा है नहीं, हम बोलते हैं हमारा है। जो विश्व राष्ट्रीय उत्पादन का, मतलब जो टोटल जीडीपी पूरी दुनिया की, जितना उत्पादन हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 18 ट्रिलियन डॉलर है। देख लो भाई, लगभग दुगना हो गया, नहीं हो गया? तो तुम सोच लो, जितना तुम सब मिलके ये सब सिस्टम खड़ा करके सब कुछ करके कर रहे हो, उससे ज्यादा तो वो वैसे ही कर रहा है भाई। और तुम सोचो, अगर इसे हम संभाल लें, तो ये और बढ़ेगा या घटेगा? और बढ़ेगा। संरक्षण की रणनीतियां क्या रहेंगी? अब संरक्षण करना जरूरी हो गया, हमें समझ आ गया कि भैया बहुत बड़ा खतरा है, इससे कैसे बचा जाए, इसका संरक्षण कैसे किया। तो संरक्षण की कुछ नीतियां हैं, और पहली नीति आती है, सभी संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करी जाए। जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनकी रक्षा की जाए, उन्हें बचाया जाए। मोनोटाइपिक जेनरा को प्राथमिकता दी जाए। मोनोटाइपिक मतलब जिसमें एक ही भाई, एक ही जेनरा में एक ही बच रही है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि जिसमें कुछ वैरायटी है, उनमें तो फिर भी बचने की संभावना है, इनमें तो संभावना ही नहीं। अन्य प्रजातियों की तुलना में कमजोर, कम दुर्लभ जो है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। खाद्य चारा, लकड़ी के पौधे,
लकड़ी के लिए जो पौधे हैं, पशुधन, जलीय कृषि, जानवर और रोगाणुओं की सभी संभावित किस्में, पुरानी किस्में, नई किस्में संरक्षित की जानी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान में मक्का की लगभग लगभग 3,000 किस्में, आज की डेट में विविधता हमने खत्म। विविधता का फायदा क्या था, अब आप सोच। एक वैरायटी ऐसी है जो बिहार में अच्छी होती है, एक वैरायटी ऐसी है जो यूपी में अच्छी होती है, और एक वैरायटी ऐसी है जो पंजाब में अच्छी। आप हाइब्रिड बनाओगे, लेकिन जैसे उसमें स्वपरागण प्रारंभ होगा, आ गया। तो जो प्रकृति ने सिलेक्शन कर दिया उसे आप नहीं खत्म कर सकते, मतलब खत्म उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण कानून भारत में 72 में लागू। एक भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून उत्तराखंड में उपस्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, और हैसलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर में स्थापित है, और IBWL भारतीय वन्य जीव बोर्ड जिसे कहा जाता है 1952 में स्थापित की। ये वो सब गठन सोसाइटी हैं और काम करने वाली संस्थाएं हैं जो भारत में इस पर काम कर रहे हैं। संरक्षण रणनीतियां दो प्रकार से रखी गई, स्वास्थ्य ने इन सीटू और बाह्य स्थाने एक्स सीटू। स्वास्थ्य स्व स्थाने का मतलब क्या है कि जब किसी पारितंत्र में स्पीशीज को, जाति को उसी की घर में, यानी कि उसी जंगल में, उसी परिवेश में रखा जाए, वहीं संरक्षित। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको आपके घर आकर पढ़ाऊं तो आपके लिए स्वस्थाने हैं, मेरे लिए बाह्य। आप मेरे घर आके पढ़ोगे तो आपके लिए बाह्य स्थान है, मेरे लिए स्वस्थान। इसकी जैविक विविधताएं कटग्रस्त प्रजातियों की, संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना है। जैसे बाघ को बचाने के लिए पूरा जंगल बचाए। बाघ सबसे सर्वोपरि है ना, टॉप कॉर्निवोरस है, तो बचाओ तो पूरा जंगल बचाओ। यानी कि जब जीवों को उनके ही आवास में, उनकी प्राकृतिक दशाओं में संरक्षित किया जाए तो स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। दूसरी तरफ इसके दो विकल्प हैं, हॉटस्पॉट और संरक्षित क्षेत्र। हॉटस्पॉट कुल क्षेत्र का 2% है, विलुप्त होने का स्तर लगभग 30%, कुल क्षेत्रफल का 2%। हॉटस्पॉट मतलब जहां पर सबसे ज्यादा विविधताओं का नष्ट, हनन हम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2%, और वहां पर स्पीशीज के खत्म होने की, विविधता खत्म होने की जो रफ्तार है वो 30% हर साल। वे उच्च स्थानिकता और उच्च स्तर की प्रजातियों की समृद्धि के क्षेत्र, हॉटस्पॉट। तो वहां हम खत्म कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा विविधताएं हैं। विश्व में 34 हॉटस्पॉट हैं जहां सबसे ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं। जैसे इंडिया में पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, और उत्तर पूर्व भारत, हिमालय। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। स्टार तो देख लेना, स्टार तो याद रहेगा ना। संरक्षित क्षेत्र, हॉटस्पॉट समझ आ गया, जहां सबसे ज्यादा विविधताएं हैं। संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित, अनुरक्षित और प्रतिबंधित जैव भौगोलिक क्षेत्र। हम सरकार ने कह दिया भाई ये क्षेत्र संरक्षित हो गया, इसमें कोई बाहर की कार्रवाई नहीं हो। ठीक है। जैसे विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र दुनिया भर में लगभग 37,000 संरक्षित है, जहां पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान इसका उदाहरण है, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क सुने हैं आपने, सरिस्का नेशनल पार्क सुना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा सुना है, वो सारे यही हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, और वहां जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, नेशनल पार्क। भारत में 91 राष्ट्रीय, 91 राष्ट्रीय उद्यान 2005 में थे, अब बढ़ गए होंगे। भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.1% है, जैसे काजीरंगा है ना, और केवला देवी। मानस। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो लगभग 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। येलोस्टोन पार्क यूएस में है, और रॉयल पार्क सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत बड़े बड़े संरक्षित क्षेत्र है। काजीरंगा तो बहुत फेमस है ना, गैंडा, गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा में गैंडा को रखा जाता है। गैंडा संरक्षित अभयारण्य की बात करते हैं। अभयारण्य मतलब झील के साथ भूमि, या भूमि के कुछ क्षेत्र झील के बिना भी हो सकते। जंगली जानवर, जीव बिना शिकार किए शरण ले सकते। मतलब सेंचुरी जिसे, जैसे बेंगलोर के पास एक सेंचुरी, वहां पर लॉयन को संरक्षित किया गया है। तो लगभग भारत भारत में 500 अभयारण्य भौगोलिक क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है, 3.6%। बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या होते हैं? आनुवांशिक विविधता का संरक्षण। अद्वितीय ज्यामितिक समुदाय, जिनके जैसा दूसरा ना हो, मतलब एक ही टाइप के समुदाय को रखा जाता है। जंगली आबादी की रक्षा की जाती है। आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली, पालतू पौधे, पशु, आनुवांशिक संसाधन सब एक साथ रखे जाते हैं। मतलब यहाँ आप इंटरफियर कर सकते हो जाकर, लेकिन नहीं कर सकते पार्क में। यहाँ थोड़ी बहुत मनुष्य की गतिविधि बनी रह सकती। तो यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के तहत 1975 में शुरू किया गया, मई 2002 तक 94 देशों में 408 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए। अगली लड़ाई प्राकृतिक संसाधनों, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और अगर अब की बार विश्व युद्ध हुआ तो आप याद रखना पानी के लिए हो। भारत की अगर बात करें तो भारत में 15 ऐसी जगहें हैं जिनमें से 4 हेरिटेज विश्व धरोहर घोषित। और वो कौन कौन सी हैं? नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी और मनोर की। ये 4 हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से मतलब बाकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से 4 ही आते। उसके बाद मेरे भाई, नंदा देवी ये रहा, इधर उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में, ये रहा नंदा। उसके बाद नौकरेक, साल के पास। इस प्रकार 15 है, जिसमें से सुंदरबन, सुंदरबन तो यहाँ होंगे ना, सुंदरबन यहाँ होने चाहिए। सुंदरबन यहाँ कहाँ चले गए? अच्छा, गल्फ ऑफ मैनार है, सुंदरबन 6 है, ये रहा। तो इसी तरह से मुख्य मुख्य ये सब जगहें दिखाई गई है। ज्यादातर देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है, बिहार से पास में पड़ता है। यहाँ सुंदरबन तो आप कभी भी जा सकते हैं। नंदा देवी दूर है, ये दूर है, खैर। चलिए, सबसे नजदीक आपके क्या पड़ेगा? सबसे नजदीक, आपके सबसे नजदीक पड़ेगा सिमलीपाल, बहुत नजदीक। MAB कार्यक्रम मनुष्य और जीवमंडलीय कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर है। मैन एंड बायोस्फीयर एक कार्यक्रम है, यूनेस्को का कार्यक्रम है। एक अंतरराष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया गया। और 1986 में भारत में मानव पर्यावरण का जो अध्ययन किया गया, मानव हस्तक्षेप और प्रदूषण का जैविक और अजैविक वातावरण पर क्या प्रभाव है, इसके तहत उसका अध्ययन किया कि भाई इनका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इन चीजों को रोका जाए। तो इसके बाद पवित्र वन, सेक्रेड ग्रूव। तो आपको एक बात मुझे याद आ गई, सुन लीजिए। में मेरठ के पास एक जगह पड़ती है, वहां एक गांव है, घर। उस गांव के पास बहुत बड़ा एक जंगल है, और उसमें कदम के पेड़ है, बहुत बड़े बड़े कदम के पेड़, बहुत बड़े बड़े, मैंने खुद देखे हैं। तो लोग, अब आपको तो पता ही है, लोग लकड़ी काट लाते थे, ये काट लाते थे। तो वहां एक मतलब लोगों की मान्यता बनी, अब या तो वो बनाई या बनी, जैसे भी था। तो वहां लोगों का ये मानना है कि यहाँ कभी श्री कृष्ण, और उन्होंने जहां जहां पैर रखे हैं कदम के, तो इस मान्यता के चलते लोग छूने लगे, और वो जंगल अपने आप संरक्षित आज भी है। ऐसी कुछ चीजें आपके आसपास भी देखने को मिलेगी। ठीक है।
तो उन्हें हम वो पवित्र वन या पवित्र स्थान कहते हैं। तो पूजा स्थलों के आसपास वन, है ना, पैच, छोटी जगहें आदिवासियों के समुदाय द्वारा उच्च सम्मान में रखे जाते, उन्हीं को हम सेक्रेड ग्रूव्स या पवित्र वन कहते हैं। जैसे राजस्थान में बिश्नोई जो प्रजाति है, मतलब बिश्नोई क्या है, एक कास्ट है, आप ये मान लीजिए, जाति है मनुष्यों। जाति मतलब ये अब वो वाली जाति नहीं, ये सोशल वाली, सामाजिक वाली जाति बिश्नोई। और वाकई में इन लोगों जितना जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, ये वही है जिन्होंने फिल्म स्टार को पकड़ा था। तो प्रोसोपिस, हेजड़ी, है ना, और ब्लैक बक उनके धर्म धर्म से जुड़े हो, मतलब उन्हें पूजते हैं वो। ब्लैक बक तो याद आ गया होगा भैया, यही तो था वो जब हिरण्य कहता था कि मुझे गोली किसने मारी। ठीक है। तो वो इन्हें पूजते हैं। अब सोचो अगर वो इन्हें मानते हैं, इन्हें पूजते हैं, तो इनका संरक्षण अपने आप हो गया। नम्रता देवी बिश्नोई महिला थी के पास की बात है ये। वहां पर राजा को किसी कार्य के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो खिजड़ी का पेड़ काटने पहुंच, और आप सोचिए उस महिला ने उसके पेड़ को पकड़ा और वो मार दी गई। लेकिन उसने उस पेड़ को बचाने के लिए अपने आप, उन्हीं के नाम पर संरक्षण में एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में प्राइज है जो दिया जाता है, लता देवी बिश्नोई। ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, लोगों के धर्म के साथ, लोगों के भाव के साथ उनके रिलेशन जोड़ दिए जाएं, संबंध बना दिए जाएं जीवों के, तो अपने आप संरक्षित हो जाएंगे। कुछ जल निकायों को कुछ स्थानों पर भी पवित्र माना जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा गांव के आसपास कोई तालाब होता है, उसे हम पवित्र मानते हैं, उसमें कोई गंदगी नहीं फेंकता, है ना, उसमें पशुओं को नहीं नहलाया जाता, वो साफ सुथरा रहता होता है, मंदिर के आसपास होता है, तो वो संरक्षण का एक तरीका हो गया। और सिक्किम में ऐसे खेचो पलरी बहुत जगह वहां पर ये देखने को मिलता, जगह ही है पूरी। तो आप अपने आसपास छोटी छोटी जगह देख सकते हैं, तो ये संरक्षण का तरीका है। अगर आप, ये कहा जा रहा है कि भाई पीपल को पूजना है, हमारे हमने पूज्य मान लिया, तो अपने आप संरक्षण हो गया ना उसका। तो संरक्षण के एक तरीके हैं ये। आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्थान, यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात कर, इसकी एक्स सीटू, एक्स सीटू मतलब जब हम किसी जीव उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर कहीं एक अलग स्थान पर संरक्षण करें, तो वो कहलाएगा एक्सिट। तो इसमें कुछ चुनिंदा जो बहुत दुर्लभ पौधे हैं उनका, जानवरों का प्राकृतिक घरों के बाहर स्थानों पर जैसे जैसे चिड़ियाघर देखा आपने, तो वहां संरक्षण कर रहे हैं। जैसे हमने बॉटनिकल गार्डन बना दिए, वहां संरक्षण कर रहे हैं। उन्हीं में से एक आता है जीन बैंक। वे ऐसे स्थान हैं जो आनुवांशिक परिवर्तनशीलता की पूरी श्रृंखला के साथ व्यवहार, बीज बैंक, जीवित पौधे, ऊतक संवर्धन के जमे जर्मप्लाज्म के भंडार को बनाए रखते हैं। तो इसमें सब कुछ आ गया, उन्हें हम जीन बैंक कहते हैं। आप जीवित बगीचे बना दिए आपने, ऊतक संवर्धन कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर में ले जाकर रख लेते हैं, जर्मप्लाज्म का भंडारण कर लिया, है या नहीं है, तो वो सब जीन बैंक में आता है। अब बात करते हैं प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं, कब होता है, कैसे होता है, इसमें हमारा क्या योगदान है, और हम किस स्तर तक और चीजों को बर्बाद करेंगे, ये हम देखें। ठीक है। तो वायु, जल और भूमि में भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन आए, किस किस की, जल, भूमि, वायु, है ना, इनकी भौतिक, रासायनिक या जैविक जो विशेषताएं हैं, उनमें कोई भी जो ना चाहते हो वो परिवर्तन उनमें, और उस परिवर्तन को कौन करने वाला है, ये यहां पर जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसके जानवरों, पौधे, औद्योगिक निकायों, कच्चे माल के माध्यम से जो भी हानिकारक चीजें कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, उसे हम प्रदूषण। और वो चीजें जिनके द्वारा ये प्रदूषण बोला जा रहा है वो कहलाते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट। प्रदूषक या पॉल्यूटेंट।
तो मनुष्य प्रकृति की ओर से कोई भी सामग्री या कार्य जो प्रदूषण की ओर ले जाता है, प्रदूषण दिखाता है, करता है, उसकी वजह से होता है, इनमें परिवर्तन होता है, तो वो पॉल्यूटेंट या प्रदूषण कहलाता है। तो भारत सरकार ने क्या पारित किया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कार लगा दिया। हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता, इसका काम क्या है? जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करना, रक्षा और सुधार, हवा पानी और तीनों को बचाना। तो प्रदूषकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी है? तो एक है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, गैर या अवक्रमणीय, यानी कि जिन्हें बदला ना जा सकता, उनकी यहां पर बात करेंगे। अपक्षणीय नहीं होता, मतलब वो टूट खराब नहीं होते, जैसे एक बार बना दिए बने रहेंगे, उनका अपघटन बहुत दिन पर होगा। तो कम सांद्रता में भी बहुत हानिकारक होते हैं और बढ़ती सांद्रता के साथ और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और इनका पुनर्चक्रण नहीं होता, उन्हें हम नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, मरकरी के कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है, ग्लास है, बेंजीन है, बीएचसी पेस्टिसाइड होता है, डीडीटी है, ये सब है। कैसे याद करें? ए मालिक इनको गायब कर दो, बोला मैंने, ए मालिक इनको गायब कर दो। ए फॉर एल्यूमिनियम, बी फॉर मरकरी, फॉर ग्लास, बी फॉर बेंजीन, बी फॉर बीएचसी और डी फॉर डीडीटी। तो ए मालिक इनको गायब कर दो, एल्यूमिनियम, मरकरी, ग्लास, बेंजीन, बीएचसी, पीडीटी। याद रहेगा? याद रखना एग्जाम में। रोकने के तरीके क्या हैं? कैसे रोका जाए? हमारे पास रोकने का तरीका क्या है? तो भैया एक तो कानून बनाओ सख्त, उल्टा टांग दो जो आप फालतू में कुछ भी ऐसा करे। तो खैर मजाक कर रहा हूं मैं। वैसे कानून द्वारा प्रतिबंधित और उनके वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग, ये विकल्प बना दिए जाए, की बात है, इनके विकल्प बना दे। भाई आप बॉटल में पानी, ग्लास में पानी पीना, तो ग्लास चाहिए नहीं चाहिए? तो कांच का ग्लास दो। भाई कांच का ग्लास खराब है तो स्टील का दो, स्टील का खराब है तो मिट्टी का दो, पर दो। तो उसका विकल्प बनाना जरूर, और सख्त कानून बनाए जाए, बिल्कुल सख्त, कि ये किया तो भैया पक्का इसे अंदर कर दो, बाहर निकलने मत दो। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक की बात करते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सैन्य सैन्य करके खत्म कर दिए जाते हैं, कम समय में ही खत्म हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से पूर्ण रूप से अपघटित होने के कारण ये थोड़े उपयोगी भी होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे घरेलू सीवेज, पेपर, लकड़ी, कचरा, लाइव स्टॉक, जो भी आपके मवेशी वगैरह का जो भी है वो आदि। अच्छा, तो ये तो बढ़िया है, उपयोगी है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन लेकिन ये प्रदूषण कैसे करते हैं? लेकिन इनकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में अपघटन की स्पीड उतनी नहीं होगी और मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या, प्रदूषक की भांति कार्य करने लगते, तब ये प्रदूषक कहलाएंगे। ठीक। पहले गांव में, मतलब ये मैं अपने घर में जाता था, पहले नालियां नहीं होती, क्या होते थे, मतलब मैंने जानकारी हासिल की, तो घर में सोखते बनाते, क्या करते थे, गड्ढा खोद लेते थे जमीन में, और घर का जो भी पानी होता था, वेस्ट पानी जिसे, अच्छा उस टाइम आदमी साबुन इस्तेमाल करता था, बाद में प्रचलित है, और बर्तन मांजने के लिए राख वगैरह का इस्तेमाल होता था, तो पानी का भी कुएं से पानी लाते थे, वो पानी उस गड्ढे में इकट्ठा कर लेते। ऐसे नहीं, पहले उस गड्ढे में नीचे चारकोल बिछा, लकड़ी का कोयला, और फिर उसमें पानी डालते थे, तो घर का जो भी पानी था, एक दिन में इतना पानी आता था, आराम से वो पानी चला जाता। तो जितना पानी इस्तेमाल किया वापस भूमिका नीचे पानी की। फिर पानी फिल्टर होके जा रहा है, क्योंकि चारकोल फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब उस चारकोल को कुछ समय बाद वो फिल्टर करना बंद, उसे निकाल लेते थे, तो खेत में डाल दिया, तो जो उसके वैसे जो चीजें थी न्यूट्रेंट वो वहां चले गए, फिर नया डाल दिया। ये एक प्रकरण चलता रहता था। अब हमने इतनी बड़ा नालियां बना दी, बह रहा है पानी, चल रही है टोटी, कहां भी जा रहा है पानी, सब बर्बाद करने। खैर, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भी हम समझे।
सबसे पहली चीज, प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के तौर पर प्रकृति में आते ही प्रदूषण, जैसे डीडीटी है। अब इनमें, ये प्रकृति में आ गए, इनमें कुछ केमिकल रिएक्शन शुरू, उस केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप कुछ नई चीजें बन गई, और वो कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और इस प्रकरण को क्या कहते हैं? सिनर्जिज्म। क्या कहते हैं? सिनर्जिज्म। तो सिनर्जिज्म वो प्रकरण है जिसमें प्राथमिक पॉल्यूटेंट में केमिकल रिएक्शन होकर एक नया पॉल्यूटेंट बनता है, जिसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन होता है, O3 का बनना। तो ये वाले जो होते हैं, ये बहुत ही हानिकारक, इनसे जबरदस्त तरीके से हानिकारक। तो अब इन्हें हमने दो जगह विभाजित किया है, मात्रात्मक प्रदूषण और गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब कि जब तक उनकी कंसंट्रेशन ऑप्टिमम लेवल पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम है कोई फर्क नहीं, लेकिन जैसे ही उनकी सांद्रता बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, तो वो प्रदूषण शुरू कर, जैसे CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। CO2 पृथ्वी पे है ही है। आपको याद है हमने कार्बन साइकिल पढ़ी थी, उसमें मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा कार्बन कहां से जा रहा है। तो जब उसका अमाउंट बढ़ा दिया हमने वातावरण में, तब वो प्रदूषक, ठीक है। और गुणात्मक, भैया कितनी भी मात्रा हो, वो नुकसान करेगा ही करेगा, जैसे कवकनाशी, शाकनाशी, डीडीटी। अन्य प्रकार के प्रदूषण, जैसे प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोत से, जैसे धान के खेतों से, मवेशियों से, दलदल जंगल की आग लग जाना, उससे मीथेन निकलती है। और मानव, या मानव गतिविधि, तो आप गिनेंगे हम आगे, मानव द्वारा तो लाइन से है, तो टेंशन ले रहे हो। प्रदूषण के स्रोत, स्रोत मतलब वो कहां से प्रदूषण आ रहा है, उसे अगर देखा जाए तो बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत मतलब किसी एक प्रॉपर एक जगह है जहां से प्रदूषण निकल रहा है, ठीक है। जैसे फैक्ट्री का आउटलेट, चिमनी है, वहां से निकल रहा है। नगर का सीवेज है, वहां से बाहर नाले का पानी निकल रहा है। एक जगह सीवेज है, यहां से पानी गिर रहा है नदी में, तो ये एक पॉइंट हो गया, इसे कहते हैं बिंदु प्रदूषण। लाइन स्रोत मतलब लाइन से, जैसे एक संकरी पट्टी के साथ गुजरा सड़कें, और थर्ड रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर तो देखा ही होगा, खैर आपने, अब तो फिर भी साफ है। विसरण स्रोत है ना, एक बड़े क्षेत्र से के ऊपर जो होता है, जैसे छिड़काव, उर्वरक का छिड़काव, या पेस्टिसाइड का छिड़काव, या कीटनाशी का छिड़काव। अक्षेत्र स्रोत है ना, औद्योगिक संपदा, खनन जहां चल रहा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इतने प्रकार से हम उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। अब आती है बात वायु प्रदूषण की, कि वायु प्रदूषण क्या है और कैसे होता है। तो अवांछित पदार्थ या गैसों के योग के कारण, बढ़ने के कारण क्या होगा? वायु प्रदूषण के कारण, ये लो, मनुष्य की हमारी गतिविधियां आ गई, शहरों में औद्योगिकी जो परिसर लगा दिए जाते हैं, उनकी वजह से और खराब होती है। वायु प्रदूषक को दो मुख्य श्रेणी में रखा गया है, एक तो है गैस, और एक है पार्टिकुलेट मैटर या कणिका तत्व, जो कणिका के रूप में रहते हैं। गैसें, गैसों वाष्पशील पदार्थ के वाष्प, और 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्वथनांक के साथ योग। यानी कि एक तो गैस आ गई, गैसों में गैस है नॉर्मली, जो भी जितनी भी गैस है, उसके अलावा वॉलेटाइल, जो उड़ जाए ऐसे ही हवा में, ठीक है, उनकी वाष्प जो निकल, है ना, जैसे वो अपन पॉलिश साफ करने के लिए, है ना, कि एकदम फ्यूम बन जाती, हवा में उड़ जाता, पेट्रोल हवा में उड़ जाता है। या वो सारे यौगिक जो 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे ही बदल जाए, किसमें? वाष्पित हो जाए, वो सब। तो कणिका तत्व, पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, छोटे छोटे कण हैं, और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत मुख्य। बनावट, ठोस कण होते हैं या तरल बूंदों के रूप में, दो रूप इनके देखने को मिलते हैं। फिजिकल एजेंट कौन कौन से इनके हो सकते हैं? तो जो कार्बन पाउडर, बिहार में कोयला निकलता है, कार्बन पाउडर, स्मोक, डस्ट, एस्बेस्टस, फाइबर, पेस्टिसाइड, कुछ मेटल के टुकड़े जैसे मरकरी, लेड,
CuFe ये सब, और बायोलॉजिकल एजेंट टर्माइट्स, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन, ये हो सकते। ये एक तो गैस हो गई और एक हो गए पार्टिकुलेट मैटर, और ये दोनों मिलकर इसमें प्रदूषण कर रहे हैं, वायु प्रदूषण। सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर 10 जिनका व्यास 10 माइक्रोन से कम ज्यादा है, उन्हें हम कहते हैं। और वायुमंडल में ये तैर रहे हैं कण, आमतौर पर एक दिन से भी कम समय में ये कण नीचे बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाते, लेकिन 1 माइक्रोन या उससे छोटा जिनका साइज है, वो कण हफ्तों तक हवा में उड़ते रहते हैं, और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक साबित हो। असली तो ये है खेल, क्योंकि हवा के साथ जाने ही जाने, फिल्टर भी नहीं होते, नाक कुछ नहीं कर जाएंगे। तो मानव श्वसन के रोग, अस्थमा, और क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एल्वोलाई खराब हो जाती है। तो ये सब इनके कारण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके प्रभाव देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका स्रोत क्या है, ऑटोमोबाइल, जो वाहन, मोपेड, बाइक, ये बाइक, वो बाइक, ये कार, वो कार जो हम चला रहे हैं, उन सब का धुआं। और प्रभाव क्या है इसके, तो रक्त में आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है, और लगातार अगर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो कब निकल लेगा ना, पता नहीं चलेगा। अधिक मात्रा में श्वसन लेने पर दम घुटने लगता है और मृत्यु हो जाती है, ये बताया ना। कुछ लोग रात को, ऐसे ऐसे केस हुए, रात को लोग सर्दियों में अंगीठी जलाकर सो, सब लोग मरे। क्यों? क्योंकि लगातार उससे क्या निकल रहा था, धीरे 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 सोते। इसके बाद अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो न जिन्हें चल रहे, बेंजो, पायरीन, CH4, बेंजीन, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इनके स्रोत क्या है, तो जी, ऑटोमोबाइल, जितने हम ये पढ़ रहे हैं ना, हर उसमें आएगा ये ऑटोमोबाइल, परिवहन के जितने भी साधन हमने बनाए हैं, मीथेन सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे मुख्य स्रोत। दलदलीय क्षेत्र, धान का क्षेत्र, जहां से निकल, सबसे पहले फेफड़ों का कैंसर कर, क्या करते हैं, फेफड़ों का कैंसर। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता, कार्सिनोजेनिक होता है। इथाइलिन स्रोत, प्राकृतिक गैस, और ये आगे देखो पेट्रोलियम। प्रभाव, बिना किसी विशेष कारण के पत्तों का गिर जाना, पेड़ के पत्ते गिर गए भैया, खाना कहां से बनाएगा पेड़, पेड़ निकल लेगा, उस पेड़ पे जो फल आ रहे थे वो निकल लेंगे, तुम क्या खाओगे, पक्षी खत्म हो जाएंगे, विविधता खत्म हो जाएंगी। अच्छा, फूल की कली भी समय से पहले गिरने लगती है, पत्ते समय से पहले गिरने लगते हैं, किसकी अधिकता के कारण, इथाइलिन। क्योंकि पेड़ के लिए जो इथाइलिन है, क्या है, वो एक हार्मोन की तरह कार्य कर, याद आ गया। अगर इसकी अधिकता होगी तो ये चीज शुरू हो जाएगी, फल पकाने में काम आता ना ये। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO या NO स्रोत, वही जीवाश्म ईंधन, भैया ये आ गया, तो मोबाइल तुम्हारे। प्रभाव, फोटोकेमिकल स्मॉग, रिलीज और अम्ल वर्षा, मतलब ओजोन को भी रिलीज कर। तो मनुष्य में एम्फिज्मा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की सूजन, फेफड़ों का कैंसर, बधाई हो, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हम अपने आप बना रहे हैं, लो आओ हमें बीमार करो। सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ, या ट्राइऑक्साइड, स्रोत, सबसे हानिकारक गैस प्रदूषण, सबसे हानिकारक। कोयले को जलाने से, स्मेल्टर, तेल शोधन जो भी शालाएं हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वहां से ये बहुत अधिकता में निकलता। प्रभाव, SO2, जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं उनमें लाइकेन और मोस उगने बंद हो जाते हैं। इनका तो हैप्पी बर्थडे पहले ही कर दिया इसने। लाइकेन और जो एल्गी होती है, वो इसके संकेतक होते हैं, यानी कि जहां ये ज्यादा होगा वहां ये नहीं उगेगा। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा और स्मोग उत्पन्न करते हैं। अम्लीय वर्षा कैसे होगी और स्मोग कैसे उत्पन्न होगा, यह भी आगे हम पढ़ेंगे। और इन अम्लीय वर्षा और स्मोग का सबसे ज्यादा प्रभाव ताजमहल जैसी बिल्डिंग पर पड़ता है, जो संगमरमर से बनी हुई। अच्छा, धुएं में क्या क्या होता है, SO2, SO3, NO2, NO, CO, CO2।
बधाई हो, सारी मुख्य चीजें हैं आपके फेफड़ों में, इतनी आनंद भर देंगे ना, एक बार सांस लेके देखो, आहा हा। चलिए, द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। तो स्मॉग, स्मॉग क्या होता है? आपने सुना होगा दिल्ली में स्मॉग, दिल्ली में अभी चल रहा था। तो धुआं और कोहरा मिलकर स्मॉग कहलाता है, ठीक है। और अम्ल वर्षा भी क्या है? द्वितीयक पॉल्यूटेंट। कैसे है स्मॉग? क्या होता है धुआं और कोहरा? स्मोक दो तरह का होता है जो हमने हमने देखना है। एक है लॉस एंजलिस स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग, और एक है लंदन स्मॉग या सल्फर स्मॉग। लॉस एंजलिस स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? पहली बार लॉस एंजलिस में देखा गया, तो इसलिए इसे लॉस एंजलिस स्मॉग कहते हैं। और फोटोकेमिकल क्यों कहते हैं, अब वो देख। तो भैया बहुत भयंकर धुआं था, उधर ठंड बढ़ गई, कोहरा आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता थी, हाइड्रोकार्बन की अधिकता थी, ऑक्सीजन थी, यूवी प्रकाश पड़ना शुरू हो गया और तापमान बढ़ गया। इन सब ने क्या करा, इस सब को मिक्स कर दिया आपस में बढ़िया से, और लाल भूरे रंग का पूरे में फैल गया एकदम बढ़िया। दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, लाल लाल सा सब जगह। तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुई, तो क्या बने? पैन, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ओजोन बन गई, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो भूरी धुंध या भूरी हवा सारे में फैल गई। और भैया ये प्रकाश से प्रेरित था, जो सब कुछ हुआ ना, प्रकाश तेज आ रहा था तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो सब कुछ प्रकाश से प्रेरित था, इसलिए इसे फोटोकेमिकल है। बस फिर क्या था, फिर लोग फिर रहे खांसते, मुंह छुपाते, क्या करेंगे? ऐसी चीज थोड़ा है कि आप इसे ढक देंगे। प्रभाव, बधाई हो, देखिए प्रभाव कितने अच्छे हैं। पेन प्रकाश संश्लेषण की हिल प्रतिक्रिया में पानी को पौधों के क्लोरोफिल में निर्माण से रोक। तो भैया प्रकाश संश्लेषण बंद कर दिया सबसे पहले, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा, जाएगा अंदर, जुड़ जाएगा, और ये प्रकाश संश्लेषण को बंद कर। आंखों में भयंकर जलन, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, अस्थमा वाले तो ज्यादा परेशान होते हैं। और ओजोन श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, तो जल्दी ही हैप्पी बर्थडे होने की संभावना बन जाती है। अब लंदन स्मोक पर बात करते हैं कि भैया लंदन स्मोक क्या है। तो पहली बार लंदन में देखा गया, किसमें देखा गया? लंदन में। कोयला, धुआं, कोहरा, सल्फर ऑक्साइड, और कम तापमान, वो अधिक था, ये कम है। तो मजा आ गया एकदम, सब चीजें मिल गई। H2SO4 का वाष्प का कोहरा बना, मतलब सोचो तुम हवा में H2SO4, ठीक है। 1952 में इस कोहरे की वजह से लंदन में 4,000 लोगों का स्वर्गवास हो गया था, 4,000 लोग मरे थे, क्योंकि जैसे ही सांस ली तुरंत पूरा H2SO4 अंदर। अब एसिड रेन की बात करते हैं, अम्ल वर्षा की। रॉबर्ट ऑगस्ट ने टर्म दी। NO2 और SO2 और वातावरणीय जल आपस में जुड़ जाएंगे, H2SO4 और NO3 आएंगे, और बस पृथ्वी के पे ये जल घुल के में और नीचे आएगा। नीचे आएगा तो एसिड जब गिरता है तो जलन होती है, आंखों में चला जाए तो आंख खराब, अंदर चला जाए तो अंदर खराब, पेड़ों पे गिर जाए पेड़ खराब। अब ये दो प्रकार से पृथ्वी पे पहुंचता है, एक वेट डिपोजिशन है, एक ड्राई डिपोजिशन, गीला जमाव और सूखा। गीला, यदि अम्ल बारिश या कोहरे के साथ पृथ्वी पर आ रहा है, और सूखा इनके साथ नहीं आ रहा, नाइट्रेट या सल्फेट के साथ ठोस धूल के कणों के माध्यम से, ये और भी घातक हो जाए। चलो जिसमें तो बारिश हो गई, ये तो धीरे धीरे एकदम तसल्ली से आता है। अब पीएच की अगर हम बात करें अम्ल वर्षा की, तो 5.6 पीएच से कम होता है, ठीक हो गया। और इसमें रेशो अगर H2SO4 और NO3 का देखें तो 7:3 का रेशो। प्रभाव, मिट्टी और पानी की अम्लता को बढ़ा देगा, मिट्टी में मिला तो उसकी, और पानी मिला तो जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको, जैसे लाल किला, ताजमहल, नुकसान पहुंचाता है। और हमें तो जो माशाअल्लाह काम करेगा ना अपने शरीर में, उसका तो जवाब ही नहीं है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए? उसके लिए कुछ क्या होते हैं, अरेस्टर्स होते हैं। अरेस्टर मतलब पकड़ने वाले, किसे? गंदगी को, प्रदूषण, जो चीजें मिट्टी के कण, जो चीजें मिल गई हैं उन्हें अलग करना, अरेस्टर के, ठीक है। तो इन्हें उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें सबसे पहले साइक्लोन सेपरेटर कहा जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, कुछ एक डिवाइस है,
इस डिवाइस में क्या कर रहे हैं, बीच में टरबाइन लगी है, वो टरबाइन ऐसे घूम, वो हवा खींचती है। क्या होता है, हवा जाएगी इसमें, भयंकर तरीके से हवा अंदर खींची, और वो हवा ऐसे घूमते घूमते बाहर निकल, ठीक है। तो यहां से इसमें इनलेट, यहां से हवा भेजी जा रही है, वो इस टरबाइन में घूम रही है ऐसे, और घूम के फिर वो यहां से होके बाहर निकल रही है। तो साफ हवा तो यहां से निकल गई, और जो धूल के पार्टिकल थे वो यहां आ गए। साफ हवा इधर से निकलती है, धूल के पार्टिकल नीचे की तरफ बाहर आ जाते हैं। इसे कहते हैं क्या, साइक्लोन सेपरेटर। तो जहां धूल ज्यादा हो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आपको कहां देखने को मिलेगी, बताऊं, एयर क्लीनर। गाड़ी के एयर क्लीनर होते हैं ना, गाड़ी में तो खैर नहीं, ट्रैक्टर के आपने एयर क्लीनर देखे होंगे, जो एक तो साइलेंसर लगा होता है, एक और क्लीनर लगा होता है, और उस क्लीनर में प्लास्टिक का एक डब्बा लगा होता है, वो साइक्लोन। जब खेत में ज्यादा देर चलाते हैं तो उसमें धूल इकट्ठा हो जाती है, तो वो साइक्लोन, यही काम है वहां पे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या करता है, इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ तार या मतलब नेगेटिव चार्ज जिन पे होगा, ऋणात्मक चार्ज वाले तार लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तार लग गए यहाँ, और इन तार के चारों तरफ यहाँ एक आभा मंडल बन गया नेगेटिव चार्ज का। इधर से क्या करते हैं, हवा छोड़ते हैं जिसमें धूल वगैरह मिली, तो वो धूल क्या होती है, इन पार्टिकल के साथ जुड़ती, ठीक है। और फिर आगे कुछ प्लेट होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, तो ये सारे उन प्लेट के साथ पकते चले जाते हैं, जुड़ते जाते हैं धूल के कण, और आगे साफ हवा निकलती है। तो इस प्रकार चार्ज कर दिया ना, देखो यहां से हमने क्या किया, धूल का कण है, और यहां यहां नेगेटिव चार्ज है, ये धूल का कण है, नेगेटिव चार्ज। अब जो धूल का कण यहां पहुंचा उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज वाली, तो यहां जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार यहां से इन्हें नेगेटिव चार्ज करके पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है, आगे साफ हवा निकल, तो प्रेसिपिटेटर। इसके बाद स्क्रबर, ये क्या होता है, तो इसमें धूल और गैस दोनों के लिए हवा को साफ किया। इसमें क्या करते हैं कि इसमें यहां से गंदी हवा भेजी जा रही है, पूरा एक ऐसे मशीन, और यहां से उसमें चूने का पानी डाला जा रहा है, या तो पानी या चूने का पानी डाला जाता है। ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे से हवा भेज रहे हैं, तो जो भी गंदगी होगी, कुछ गैसेस होंगी, वो सब इसके साथ इकट्ठा होकर इधर आ जाएंगी, और यहां से साफ हवा बाहर निकल जाए, इसे स्क्रबर कहते हैं। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बी क्या कहता है, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम पार्टिकुलेट का प्रभाव। इन्होंने बताया कि इनसे क्या क्या होते हैं, श्वसन संबंधी विकार, इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों में सूजन आ जाना, फेफड़ों का नुकसान, और समय से पहले होने वाली मृत्यु का कारण ये है। इसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर एक चीज होती है, आपने अगर गाड़ी देखी हो, गाड़ी के नीचे कभी देखना, जो साइलेंसर होता है उसमें ऐसी कोई चीज लगी होती है, एक बड़ा सा गोल, चपटा गोल कैसा भी हो सकता है, लेकिन धुआं जहां से निकलता है ना, इंजन, ये इधर इंजन है, इंजन से निकला, यहां लगा हुआ है ये रहा, इसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। इसमें कुछ कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक, जैसे प्लेटिनम, प्लेडमियम, और ये क्या करते हैं, तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये फिट कर दिए जाते हैं गाड़ियों में, और ये जितनी भी जहरीली गैसें निकलती हैं, उत्सर्जन होता है, उन सब को कन्वर्ट कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, तो अधजले हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर से जब होकर आएंगे, तो वो इन्हें सबको कैटलाइज है, कैटालिटिक मतलब रिएक्शंस करा देंगे, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन गैस निकली। पीछे से इतनी हानिकारक चीजें इधर से आ रही हैं, इसके अंदर निकली तो इधर ये चीजें कम हानिकारक हो गई, इधर निकल रहा है CO2, इधर निकल रहा है जल, इधर निकल रहा है नाइट्रोजन, इधर से क्या आ रहा था, हाइड्रोकार्बन, मोनोऑक्साइड, नाइट्रक ऑक्साइड, वो आ रहे थे। समझ आया। अच्छा, जो पेट्रोल में लेड होता है, वो अगर इससे होकर जाएगा, यानी कि लीडेड पेट्रोल, लेड वाला पेट्रोल डालेंगे तो इसे खराब कर देगा, इसलिए इन गाड़ियों में अनलीडेड पेट्रोल ही डाला जाता है, और डीजल गाड़ियों में तो होता ही है। ध्वनि प्रदूषण,
भारत में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण का अधिनियम 1981-81 में आया और वायु प्रदूषक के रूप में शोर को शामिल किया गया। मतलब पहले वायु ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, मान लिया, लेकिन ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण करता है, ये बात 87 में। अत्यधिक उच्च ध्वनि कितनी होती है? 150 डेसिबल डीबी, है ना, बहुत अधिक होती है, कान के पर्दे फट जाएंगे। तो एक जेट विमान या रॉकेट जब उड़ता है तो उससे जो ध्वनि निकलती, ठीक है, तो इसके प्रभाव कान के पर्दे क्षतिग्रस्त, सुनने की क्षमता स्थायी रूप से, भैया पर्दा ही नहीं रहा। हाँ, जो ड्रम ईयर ड्रम होता है वो हिल ड्रम, घर में स्पीकर देखा है क्या? आवाज निकलती है, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो फाड़ दो थोड़ा सा आवाज निकलेगी। ये सिस्टम यहाँ है, पर्दा हिलता है ऐसे, फट गया, खत्म, ठीक है। तो मतलब बंद हो जाता है। अनिद्रा, नींद नहीं आती, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, परिवर्तन जो सांस के पैटर्न होते हैं, तेज तेज धीरे धीरे आना अजीब सा हो जाता है। और भैया ये सबसे मुख्य कारण है तनाव, तनाव, ठीक है। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण करना कैसे करें, दिल्ली की एक केस स्टडी है, उस पर हम बात करेंगे। तो जो 1990 का दशक रहा है, 1990 के दशक में दुनिया के 41 सबसे प्रदूषक शहर में से कौन सा था? दिल्ली से प्रदूषक, 1990 के दशक में। तो वाहन प्रदूषण मामला एक पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई 1998 में, और इस मामले में कि भैया दिल्ली में यह प्रदूषण लोगों को मार देगा, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया, इसकी कड़ी निंदा की गई और उसके कुछ रास्ते निकाले गए। तो 2002 के अंत तक दिल्ली की जितनी भी बसें थी, गाड़ियां थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, सबको सीएनजी पर कर दिया। ये पूरा दौर मैंने देखा जब ये सब हुआ। पहले डीजल की चलती थी, पेट्रोल चलता था, फिर सब सीएनजी कर। सीएनजी के लाभ क्या है? एक तो कुशलता से सारी जल जाती है, लग पीछे कुछ बचता ही नहीं, और बहुत कम भाग जो बचता है वो नुकसान वाला नहीं होता, सस्ता है, चोरों से मिलावटखोरों से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि जैसे पाइपलाइन से भेज देते हैं चीजें, तो पाइपलाइन से नहीं, ये थोड़ी सी समस्या है। नहीं तो काम तो देखो सारा हो ही रहा है इससे आज की डेट। तो भारत सरकार ने अब इन सबको रोकने के लिए भारत सरकार का क्या प्रयास रहा वो भी देख लेते हैं। तो एक नई ऑटो ईंधन नीति लागू की, जिसमें पेट्रोल और डीजल में सल्फर और सुगंधित जो सामग्री होती है, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, उनको कम किया जाए, क्योंकि ये सबसे हानिकारक होते हैं। तो यूरो सेकंड मानदंड जैसे अब शुरू हो गया है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में आपको पता है ना, वर्तमान में क्या आ गया है? यूरो 6। वर्तमान में यूरो 6 आ गया है। बहुत सारी कंपनी ने डीजल इंजन बनाने ही बंद कर दिए, डीजल गाड़ियां ही बंद हो गई, पेट्रोल की हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई है। यूरो 6 मान का आ गए हैं, हम तो इस पर बात करेंगे। तो सल्फर को नियंत्रित करना है। डीजल में जो 35% जो भाग 350 भाग, हाँ सॉरी, पार्ट्स पर मिलियन, तो 350 भाग प्रति मिलियन पीपीएम, और पेट्रोल में 150 पीपीएम था। सुगंधित हाइड्रोकार्बन 42%। सोचो इसे क्या करना है, लक्ष्य जो निर्धारित किया गया वो क्या निर्धारित किया गया कि इसे घटाया जाए पहले 50% तक, 50 पीपीएम तक, और फिर इसे 35% तक नीचे किया। यानी कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 35% से ज्यादा ना हो, ये जो 42 था वो 35 किया जाए, और जो ये थे जो 350 150 उन्हें घटाकर 50 किया, तो जिससे ये जो बाहर जो गंदगी निकल रही है ये कम की जाए। तो वाहन के इंजन जो इंजन थे उनका बदलाव किया गया, चेंज किया गया। कैसे किया गया, कहाँ किया गया, कब किया गया? तो 11 प्रदूषण शहर छाटे गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर और आगरा। यूरो नॉर्म्स क्या थे? यूरो सेकंड, भारत स्टेज सेकंड, भारत स्टेज थर्ड और भारत स्टेज फोर्थ, और आज की डेट में यूरो 6 है।
यहां 4 तक ही है। तो पहले यूरो सेकंड शुरू, सबसे पहले कब शुरू हुआ, कैसे किया गया? तो ये एक समय यहां पर पड़ा है 1/4/2005 से पहले पहले। कहां पर करना है कि भैया जो 11 सिटी के नाम लिए गए उनमें भारत स्टेज सेकंड के जो नियम हमने पढ़े थे वो लागू हो जाने चाहिए। फिर 2005 से 2010 तक पूरे भारत में लागू हो जाने चाहिए। फिर जब यहां ये नियम लागू होंगे तो यहां यूरो थर्ड लागू हो जाएगा इन 11 में। और जब इनमें ये नियम पूरे हो जाएंगे तो बाकी भारत में 1/4/2010 से आगे आगे। और फिर इन 11 में यहां से अगली चीज यूरो 4 शुरू हुई, तो 5 आया, अब यूरो 6 आ गया है। अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव किसे कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाए तो ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर होती है इसकी। अब उसमें अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाए तो ये पृथ्वी से जो गर्मी का प्रकीर्णन होता है, विकिरण होता है, उसे रोकते हैं। तो इससे पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। कैसे? अब ये देखिए कि मान लीजिए यहां पर ये पृथ्वी अपनी अर्थ, पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर ये सूरज है, मेरा सूरज है तू, मेरा चंदा है तू, यहां से प्रकाश आ रहा। इस पृथ्वी के चारों तरफ यहां पर ये CO2 का एक स्तर है ले। और एक बात और बता दूं, इस CO2 की वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसे हटा दो तो पूरी। अब आपने क्या करा, ये लगातार उत्सर्जन किया इसका CO2 का, तो ये लेयर क्या होती चली गई। अच्छा, अब क्या होता है, जब यहां प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश यहां से इसके रूप में, ऊष्मा के रूप में वापस ब्रह्मांड में चला जाता है। सामान्य रूप से ये देखने को। लेकिन जब आपने क्या करा, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्या हो गई, सांद्रता बढ़ गई, बढ़ती। अब क्या होगा, बाहर से लाइट आ रही है, लाइट जब यहां टकराएगी तो यहां से ऊष्मा निकल। अब क्या होगा कि ये लेयर इस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने दे रही, तो ऊष्मा वापस पृथ्वी पर आ गई और यहां का जो तापमान है वो क्या हो गया, बढ़ गया तापमान। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तापमान बढ़ना, और ये टेम्परेचर को यही रोक देना कहलाता है। ग्रीन हाउस क्या होता है, कांच का एक घर होता है। रशिया में पहली बार ये शुरू किए गए सब्जी वगैरह उगाने के, कांच का घर है इसका, कांच का। अब इस कांच में क्या है कि यहां से लाइट तो आ सकती है, जैसे गाड़ी धूप में खड़ी हो, सोचो गाड़ी अंदर से कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि लाइट अंदर आती है, टकराने के बाद जो ऊष्मा निकलती है वो बाहर नहीं जा पाती। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ आ गया, यही पृथ्वी पर लागू होता है। तो लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है। तो मेन ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, CO2 है, CH4 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और N2। ठीक है, के बाद इसके अलावा SO2 है, NO2, O3 है, ये सब है। अब इनका कितना प्रतिशत इसमें योगदान है वो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा 60% तो भैया आपकी जो है उसका है। सबसे कम कौन सी है, सबसे कम N2O है। CFC लगभग 14% है और 20% में मीथेन है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो बढ़िया ग्रीन हाउस उत्पन्न करते हैं। ओजोन का क्रमिक ह्रास करती है, कम मात्रा, पहले ही ओजोन की मात्रा कम है। कहां है, 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वहां पर ओजोन मिलेगी, मात्रा कम है। सबसे अधिक मात्रा स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ओजोन की जो लेयर है उसकी मोटाई कितनी है, केवल 3 मिलीमीटर। सोचो पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है, मिलीमीटर मोटी। ठीक है, और सामान्य ताप और दाब पर, क्योंकि ताप और दाब बदलेगा तो इस लेयर की मोटाई पतलाई बढ़ेगी।
ध्रुवों पर इसकी मोटाई क्या हो गई, जो मोटाई होती है वो लगभग 4 मिलीमीटर होती है। ये थोड़ा सा अंतर है। तो ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है, यूवी विकिरण के, यूवी रेज के कारण होता है। और प्रभाव क्या है, त्वचा का कैंसर और और अधिक प्रभावशाली उत्परिवर्तन होता है, क्योंकि सीधा भैया है ना, वो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम त्वचा का एक कैंसर होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, यूवी रेज की वजह। ठीक है। ओजोन छिद्र खोज हुई 1885 में अंटार्कटिका के ऊपर, और निम्बस उपग्रह ने पहली बार खोज ओजोन छिद्र की। ओजोन क्षयकारी पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन 14% अभी बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड 3.5, बाकी हेलोजन क्लोरीन सब आ गए। सीएफसी के स्रोत क्या हैं, आपके घर में रखे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और जेट विमान, तो जो धुआं उसमें। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, जो ओजोन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के और इनके प्रेजेंस में टूट जाता है ऑक्सीजन और ओ में, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, ओजोन का ह्रास होता रहता है और यूवी रेज पृथ्वी पर पहुंचती रहती है, कैंसर होता रहता है। ठीक है। तो फोटो डिसोसिएशन कहलाता है ये जो प्रकरण है, जिसमें क्लोरीन परमाणु, अब क्या होता है, क्लोरीन भी बड़ा घातक काम खेलता है यहाँ। तो क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणु को O2 में परिवर्तित कर देता है, और ये कहलाता है फोटो डिसोसिएशन। तो जी, एक अणु उसके 1 लाख अणु बर्बाद कर रहा है, सोचो उसके 1 लाख होंगे तो इसकी संख्या कहां पहुंचे। आगे जल प्रदूषण की बात करते हैं। पानी की भौतिक रासायनिक, जैसे सबका था इसका भी ऐसा है, गुणों में बदलाव वाली सामग्री, वो कार्बनिक, अकार्बनिक या जैविक कुछ भी सामग्री हो सकती। इसके स्रोत क्या है, तो स्रोत जो पदार्थ है वो क्या है, औद्योगिक अवयव जो भी है, कृषि अवयव, घरेलू अवयव, गर्म पानी, और जो थर्मल पावर प्लांट है, और जो परमाणु रिएक्टर है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो सब पानी को प्रदूषित करते हैं। टीओ एक वैल्यू है जिसे कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी में कितनी ऑक्सीजन खुली हुई है उसे देखा जाता है ऑक्सी, इससे ऑक्सीमीटर। अब किस पानी को शुद्ध माना जाए और किसे अशुद्ध और किसे दूषित माना जाए, तो जो पानी में ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है 8 मिलीग्राम से पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी है, कितना, 1 लीटर, और इस 1 लीटर में अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से कम है तो उसे हम दूषित मान, और अगर ये स्तर गिरकर कितना पहुंच जाए, 4 मिलीग्राम पहुंच जाए इसका, ऑक्सीजन का, तो मान लिए भयंकर रूप से दूषित। ठीक है। जैविक आवर्धन क्या होता है ना, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, तो अब मान लीजिए जैसे कि खेत है, हमने उस खेत में बाजरा उगा रखा और उसमें हमने पेस्टिसाइड डाल दिए, वो पेस्टिसाइड किसके पास पहुंचेंगे, कौन खाएगा। अब मान लो वो बाजरा हमने मुर्गे को खिलाया, और वो पेस्टिसाइड हर दाने में उसका एक मॉलिक्यूल, अब मान लो उसने 50 दाने खाए तो उसके अंदर कितने आ गए, 50। आपको भूख लगी, आपने मुर्गा में 2 बार खाया, महीने में 4 बार खाया, कितने, तो सारा जो वो मॉलिक्यूल है वो इकट्ठा कहाँ हो रहा है, जो सबसे ऊपर बैठा है, सबसे ऊपरी पोषण के पास, और इसी को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। जैसे HG, DDT कीटनाशक, है ना, फेनोलिक यौगिक या ABS, ये सब इसी में आता है। तो जो शीर्ष उपभोक्ता होता है उसमें सबसे उच्च सांद्रता होती, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये भी देख लेते हैं। जैसे DDT की अगर उच्च सांद्रता हो जाए, पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में जो कैल्शियम का उपापचय है उसमें बाधा डालता है, और कैल्शियम से क्या होता है, अंडे का छिलका पतला हो जाता है, तो समय से पहले ही अंडे के छिलके टूट जाते हैं, और पक्षियों की जो जनसंख्या है वो घट जाती है DDT की वजह से। प्रोफिकेशन क्या होता,
पानी के पोषक तत्वों में वृद्धि। अब पानी है, नॉर्मली इसमें पोषक तत्व होंगे, लेकिन अगर वो अपने लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाए तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होगा भाई, जो प्रजातियां उसमें रह रही हैं उनका ह्रास होगा। झील में इस ऐसी झील को क्या बोलेंगे, यूट्रिफिक झील कहते हैं। और यूट्रिफिक झील की जो बीओडी होगी वो बहुत अधिक होगी। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई। ऐसा प्रदूषित विषाक्त पानी पीने से मवेशियों का भी क्या होगा, पाचन खराब होगा और मर भी सकता, मौत हो जाती। नियंत्रण करने के दो तरीके हैं, लाइम फेरिक क्लोराइड और जर्कोनियम, दो तरीके हैं। अब पोषक तत्व संवर्धन हो रहा है। ये कैसे होता है, मान लीजिए आपने खेत में जो भी डाला, आपका खेत किसी तालाब के बराबर में, तो बहुत सारे खेत उसके बराबर में, हम अपने खेत में उर्वरक वगैरह वगैरह चीजें डाल रहे हैं। बारिश हुई, खेतों से पानी बहकर कहाँ पहुंच गया, उस तालाब में। तो वो सारे पोषक तत्व कहाँ पहुंच गए, तालाब में। तो तालाब में जो पोषक तत्व थे वो बढ़ गए, बढ़ गए या नहीं बढ़ गए। अब जब वो बढ़ गए तो उन पोषक तत्वों के कारण वहां पर शैवाल की वृद्धि भयंकर तरीके से हुई, वो मिला खाने को, सारे में शैवाल फैल गई, उसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। जब शैवाल फैल गई तो नीचे तो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रकाश नीचे नहीं, उधर ऑक्सीजन इस्तेमाल करनी शुरू कर देगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे जल्दी जलीय जंतु का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, नीचे तो खत्म है। आप किसी तालाब में पूरे में एल्गी फैला दो ऐसे, तो नीचे प्रकाश नहीं जा रहा ना, जो नीचे वाले पौधे हैं वो खत्म है, उन्हें भी तो प्रकाश चाहिए जिंदा रहने के लिए। उन पे जो जीव निर्भर करेंगे वो खत्म हो जाएंगे, उन पे जो निर्भर करेंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो नीचे ऑक्सीजन की कमी होती चली। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, घरेलू डिटर्जेंट, औद्योगिक अपशिष्ट और मल। यहां एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें। अब आप ये समझिए कि पानी बह रहा है, ये नदी है, पानी बह रहा है इधर से, ये नदी है भाई, इधर से आ रही है हरिद्वार से, है ना। ये कानपुर में इसमें भयंकर तरीके से गंदगी डाली, तो पहले क्या था, इस नदी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ थी डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो लेवल था वो ज्यादा था, है ना, ये था डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल, ये है। अब जैसे ही इसमें गंदगी डाली गई, सीवेज डाला गया, मल डाला गया, तो तुरंत क्या हुआ कि ऑक्सीजन लेवल गिरता चला गया, ये गिर गया भैया, बीओडी बढ़ गई, यानी कि ऑक्सीजन लेवल गिर गया तो डिमांड बढ़ गई। फिर जैसे जैसे पानी आगे चला गया तो साफ होता चला गया, तो जैसे जैसे साफ हुआ तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती चली गई, तो बीओडी डाउन होती। यानी कि अगर आप पानी में मल कचरा डालते हैं तो वो पानी में जो ऑक्सीजन उपस्थित कम कर, पानी में ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, समझ आ गया, उसे बीओडी कहते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और बीओडी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद मृदा प्रदूषण की बात करते हैं। मृदा प्रदूषण क्या है, प्रदूषित पानी और हवा से भी मिट्टी प्रदूषण, ठीक है, जैसे H2SO4 अम्ल से अम्ल वर्षा होती है, उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशी जो हम डालते हैं उन, जो हाउस होल्ड हैं, जो आपके घर में से गंदगी जा रही है मिट्टी में डाल रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, डिटर्जेंट डाल रहे हैं, ठीक है, या तेल बह जाए, रेडियो एक्टिव पदार्थ डाले जाते हैं, गर्म पानी, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित। मेन पॉल्यूटेंट क्या क्या है, DDT, 2,4-D, 2,4 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, या 2,4,5-T, ये सब क्या है, बहुत ही मुख्य प्रदूषक है मिट्टी के। नॉन बायोडिग्रेडेबल एक बार चला गया तो पड़ा है भैया, प्रदूषण खराब करती है मिट्टी। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं, परमाणु नाभिक के क्षय द्वारा, मतलब जो परमाणु नाभिक ये होते हैं जहां पर ये चल रहे हैं सब, तो विभिन्न कण आवेशित जो होते हैं और विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, ये सब जगह फैलते हैं, तो प्रदूषण हुआ या नहीं हुआ। तो किस किस की, अब इनसे ये बढ़ते, अब ये तो हो ही रहा है उत्सर्जन, लेकिन इस उत्सर्जन में और वृद्धि कौन करते हैं, परमाणु ऊर्जा स्टेशन और परमाणु परीक्षण, कि चलो भाई एटम बम फोड़ के देख लेते हैं, चलो भाई परमाणु बम फोड़ के देख लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो रेडियोधर्मिता प्रदूषण में नया योगदान करती है कौन, वायु, जल और मिट्टी जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक, बहुत ज्यादा।
स्रोत क्या क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं, रेडियम 224, यूरेनियम 228, थोरियम 232, रेडॉन 222, पोटेशियम 40, कार्बन 14, ये सब है। इसके बाद मानव निर्मित विकिरण, ये भी तो है ना भाई, हमारा भी तो योगदान रहेगा, हम क्यों पीछे रहे? हमारा योगदान सबसे पहले है, ये रहा। तो थोरियम प्लूटोरियम का खनन जो हम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं खोद खोद कर वहां से, का शुद्धिकरण, उसमें भी परमाणु हथियार बनाना, परमाणु रिएक्टर, परमाणु ईंधन और रेडियोधर्मी कचरे, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? बढ़िया से प्रदूषण कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव। ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण में कुछ कानून बने, हाँ जी बने हैं, और ये याद रखना है क्योंकि ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछी। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनईपीए 1986 में जो पानी मिट्टी की गुणवत्ता का संरक्षण करता है और पर्यावरण प्रदूषकों का नियंत्रण करने। कीटनाशक अधिनियम 1938 में बना, कीटनाशकों के आयात करना, उन्हें बनाना, उनकी बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग, इसका देखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और अन्य जीवों के लिए जोखिम को रोकना। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल अधिनियम 1974 एग्जाम में आ चुका है, पानी की गुणवत्ता का संरक्षण, जल प्रदूषण पर नियंत्रण। वायु प्रदूषण के लिए वायु अधिनियम बना, वो कब बना? 1981 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायु गुणवत्ता का संरक्षण और वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाए, इस पर ध्यान। तो इसी क्रम में यूएनसीईडी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे कहा गया, एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में आयोजित हुआ था। ग्रीन हाउस की गैसों को कैसे कम किया जाए, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? अगर इस पर बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, जैव विविधता संरक्षण, और एजेंडा 21 था। ठीक। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल एग्जाम में आया हुआ है भाई, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है क्योटो प्रोटोकॉल। जलवायु परिवर्तन 1997, समग्र ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को 2012 की प्रतिदा अवधि में 5% कम स्तर करना है। यानी कि इन 4 साल में जो अपन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं उसे 5% तक घटाना है, ये इसका उद्देश्य था। क्योटो प्रोटोकॉल का जापान में हुआ था, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। तो ये हमारे दोनों चैप्टर यहां खत्म हो गए, और मैं चाहता हूं, आपके पेपर आ रहे हैं बस फरवरी में, आप सब अच्छे से तैयारी, मेहनत करें और पर्यावरण का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाली नस्लें इस बात का हमारे से जवाब मांगेंगी कि हमने क्या किया। ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।